3-4 आपके दोस्त होने चाहिए जो कि जिस तरह की आप जर्नी पे हैं उनके साथ आप ज़्यादा मिलें। 3-4 अपने मेंटोर्स भी बनाएं जिनसे आप 6 महीने 3 महीने में एक दफ़ा मिलें, उससे कुछ सीखें, अगले 6 महीने फिर वो चीज़ें करें। और 3 आपके हीरोज़ होने चाहिए। ये आपका 10 साल जो है वो सेट हो गया। 3+3+3 ठीक है। स्टॉक मार्केट के थ्रू आपके पास वो आके आपको कह रहे हैं कि मेरे साथ पार्टनर बन जाओ, जितना मैं प्रॉफिट कमाता हूँ ना मैं आपको उतना हिस्सा दूंगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है ना, जिसमें एवरेज कंपनीज होती हैं, वो 99 के अंदर 1000 पे होता था। अच्छा जी। और आज वो 1 लाख ऑलमोस्ट 60,000 पे पहुँच गए। तो रूल ऑफ 72 ने आपको बता दिया कि बिजनेसमैन आपके पैसे 4 साल में डबल करते हैं, और अगर आप 40 साल की पार्टनरशिप करेंगे ना इनके साथ, तो आपके पैसे 1000 गुना हो जाएंगे। अगर आप 10 लाख रुपए इनके साथ पार्टनरशिप कर लें 40 साल की, तो 10 लाख रुपए जो हैं वो हो जाएंगे 1 अरब रुपए। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछले 6 महीने 1 साल में जियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म किया है, उसके फ्रूट्स हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी। पाकिस्तान अभी तो सिर्फ सऊदी अरेबिया से किया है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम कतर और यूएई के साथ भी ऐसा ही कोई मुआहदा कर सकते हैं। अच्छा, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के कोई शख्स एक ही कंपनी के 10 लाख के शेयर खरीद ले, ज़्यादा कंपनीज के खरीदे, और जिन कंपनियों को खरीदे उनकी खूबियाँ क्या हों? लोगों के ना माइंड में ये भी होता है कि पाकिस्तान में रुपए में तो रिटर्न अच्छा है लेकिन डॉलर में अच्छा नहीं है। तो हमारे पास अगर बाहर पैसे होंगे ना तो फिर हम बाहर के रियल एस्टेट और बाहर के स्टॉक्स खरीदेंगे, लेकिन ये भी गलत है। तो अमेरिका की टॉप कंपनी से भी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इधर के बिजनेस ओनर्स कमा रहे हैं डॉलर्स में। इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जो बेहतर हैं और क्यों हैं? लकी सीमेंट या इंडस मोटर? दोनों के रिटर्न्स पिछले 20-25 साल में देखें ना अच्छे हैं, दोनों ने बहुत अच्छी कंपाउंडिंग की है। एंग्रो फर्टिलाइजर या मिलर ट्रैक्टर? ये मुश्किल चॉइस है। मिजान बैंक या फैसल बैंक? मिजान बैंक। जी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप खैर वफीयत से होंगे, और जो हमारी गुफ्तगू आप सुनने के लिए बेताब हैं। आपने इसका थंबनेल देखा है, इस वीडियो का कोई टाइटल देखा है, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आज की गुफ्तगू आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव, और सबसे बढ़ के हमारी गुफ्तगू बड़े ऐसे पॉइंट्स और नुक्ते निकलेंगे जिसमें से कुछ ना कुछ करने को मिलेगा। बड़ा कम होता है कि पॉडकास्ट को, वीडियो को, लेक्चर ऐसा हो जिसको सुनने के बाद हम एक टू डू लिस्ट बनाएं कि अब हमने करना क्या है। तो हमारे जो आज के गेस्ट हैं बड़े कमाल के इंसान, इनके साथ मैंने एक टीवी प्रोग्राम भी किया जो कि बड़ा सुना गया, उसको फॉलो किया गया। उनका नाम अब्दुर्रहमान नजम है और ये CEO हैं ARN फाइनेंशियल कंसल्टेंसी इनकी है जी, प्रॉपर एक, और फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र बड़े कम होते हैं। इट्स नॉट अबाउट दी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, इट्स अबाउट कि पैसा कहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना है, किस पैसे को किस बिज़नेस में लगाना है, और अपने वेल्थ को, अपने पैसे को और अपने तमाम तरह के रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है। तो वो प्रोग्राम, उसका भी लिंक आपको कहीं ना कहीं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की सारी गुफ्तगू में हम अब्दुर्रहमान नजम साहब से एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू क्योंकि करने जा रहे हैं। इनका जर्नी, इनकी लर्निंग्स, ये क्या क्या कर रहे हैं, इनके विजन्स क्या हैं और ये क्या करना चाहते हैं, ये सारी हमारी गुफ्तगू होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आने का शुक्रिया जी। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन। और जैसे आपने कहा, आज जो है ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा टू डू लिस्ट और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी वीक है। अच्छा, आप अगर अपने इब्तदाई अयाम को याद करें, अब्दुर्रहमान नजम जब छोटा था, बचपन की यादों से शुरू करते हैं, तो उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सोचते किस अंदाज से थे? आपके साथ आज जैसे मौका मिला है, तो आप जैसे पाकिस्तान के नंबर 1 टीचर भी हैं, तो मुझे देख के ना अपने पुराने सारे स्कूल के टीचर्स याद आ गए। तो अभी जैसे मैं याद कर रहा हूँ, क्लास 3 में पहली याद दहानी होती है, एक इसमें हमारी मिस उज़मा होती थी, और क्लास 5 में मिस यास्मीन होती थी। वो जिस तरीके बिलोंग कहाँ से करते हैं जी? हम लोग कराची में बड़े हुए थे। अच्छा जी। हमारी फैमिली जो थी वो पहले लाहौर बेस्ड ही होती थी, लेकिन हम लोग कराची में पैदा हुए। जब तक जो है फैमिली मूव हुई थी तो कराची में ही सारी स्कूलिंग थी। बीकान हाउस स्कूल में गए, प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से की। तो ये कुछ टीचर से यंग एज पे ना इनकी बड़ी आज भी जो है सारी बातें याद आती हैं। फिर थोड़े जब बड़े हुए तो मुझे आज भी याद है, एक हमारे टीचर होते थे सर ज़ीशान, वो बड़े अब मशहूर भी हैं कराची में। मैथ्स और एडिशनल मैथ्स हमने OA लेवल्स में उनसे पढ़ी। उन्होंने सिखाया, उन्होंने ना पहली दफ़ा मुझे एहसास दिलाया कि यू कैन बी द बेस्ट। मतलब मैं अच्छा होता था पढ़ने में, लेकिन उस तरह 80-85 वाले नंबर आते थे, 90s में नहीं जाता था। उन्होंने जिस तरीके से ट्रेन किया, थोड़ा सा सिखाया कि मेहनत भी बड़ी ज़रूरी है।
तो उन्होंने पहली दफ़ा एहसास दिलाया OA लेवल्स के जब एग्ज़ाम देते होते थे कि आपकी ना डिस्टिंक्शन भी आ सकती है, आप अच्छा पढ़ते हैं, अगर आप मेहनत करें ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट बन सकता है। इसी तरीके से आगे जाते रहे, OA लेवल्स करके फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे टीचर्स मिले और उस वक्त जाके थोड़ा सा इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ना ध्यान बनना शुरू हुआ। तो उस वक्त फेमस इन्वेस्टर्स थे दुनिया के, उनको पढ़ना शुरू किया, वॉरेन बफेट की जर्नी पूरी देखी, रे डैलियो की जर्नी सारी देखी। आज भी जैसे जो लोग यंग लोग देख रहे हैं ना, हर टाइम पे ना एक इंसान को ना, ये मैंने एक बड़े अच्छे फाउंडर हैं, स्टार्टअप फाउंडर अमेरिका के, उनसे सीखा, कहते हैं हर टाइम पे एक इंसान को उसकी जैसे जैसे ज़िंदगी बदलती रहती है ना, तो ये लोग भी बदलते रहेंगे, लेकिन हर टाइम पे आपके पास ना 3-4 दोस्त होते हैं जो उस टाइम पे आप जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो भी उसी तरह की जर्नी पे होते हैं। उनसे आप मिलते भी ज़्यादा हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिलते भी हैं। कहते फिर आपके होते हैं 3 मेंटोर्स जिनसे ना आप तकरीबन ऐसे 4-5 महीने बाद मिलते हैं, आप उनसे सीखते हैं, वो आपसे 5-7 साल आगे होते हैं, आप उनसे सीखते हैं, आपकी इंडस्ट्री के लीडर हो सकते हैं। और 3 आपके होते हैं हीरोज़। अब वो जो हीरोज़ होते हैं ना, वो आपकी उन तक उस तरह रिसाई नहीं होती, आप उनका कंटेंट देखते हैं, उससे चीज़ें सीखते हैं। तो उस टाइम पे मैंने अपने 3 हीरोज़ बनाए। एक थे रे डैलियो, जिनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ रे डैलियो, इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा नाम है। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी में जो कल्चर बनाया, मतलब उन्होंने दूसरे लोगों को भी उनके मैक्स कैलिबर पे पहुंचाया, ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने अपनी कंपनी में जो है ना वो अप्लाई की। वॉरेन बफेट तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट, उनका जो रिकॉर्ड है 70 साल इन्वेस्टिंग का रिकॉर्ड है, और दुनिया में नंबर 1 है। जिस तरीके से वो दुनिया की कंपनीज़ को समझते हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं कि आपने जब इन्वेस्टिंग करनी है अपने लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो उनकी सारी मेरे ख्याल से 7-8 किताबें तो उनकी मैंने पढ़ी हुई हैं। और साथ साथ उनकी ना 1994 से उनकी कंपनी की AGM जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी सारी देखी हैं। और थर्ड हीरो जो है ना मेरा आजकल, जो पिछले 2 साल से मैंने, क्योंकि ये भी चेंज होते रहते हैं, वो हैं Airbnb के फाउंडर। उनके अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे ना, वो जिस तरीके से कन्वेंशनल नॉलेज को चैलेंज करते हैं और जिस तरीके से उनके माइंड में जो आइडिया होता है, अब जैसे उन्होंने जब स्टार्ट किया तो लोग उनको कहते होते थे कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एक बंदा एक रूम में जाके रहेगा जिसके पीछे कोई कंपनी ही नहीं है, लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया, जिस तरीके से कोविड में उनकी कंपनी में एकदम से शॉक आ गया, उसको मैनेज किया। तो सब जो हमारे यंग पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, ये एक अपना बनाएं। 3-4 आपके दोस्त होने चाहिए जो कि जिस तरह की आप जर्नी पे हैं उनके साथ आप ज़्यादा मिलें। 3-4 अपने मेंटोर्स भी बनाएं जिनसे आप 6 महीने 3 महीने में एक दफ़ा मिलें, उससे कुछ सीखें, अगले 6 महीने फिर वो चीज़ें करें। और 3 आपके हीरोज़ होने चाहिए, जो 3 हीरोज़ होने चाहिए जो कि आपने ना, ये आपका 10 साल तक जो है वो सेट हो गया। 3+3+3+3, ठीक है। तो ये, और फिर अपनी जर्नी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, आगे फिर इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। कैसी यूनिवर्सिटी है जी यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक जो है जी? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, बल्कि हमारा जो आखिरी साल था, ये BSc इकोनॉमिक्स की मैंने वहाँ से, तो ये इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स की नंबर 1 यूनिवर्सिटी 2015 में। अच्छा जी। हाँ, कभी नंबर 3 पे आ जाती है, कभी नंबर 4 पे आ जाती है, LSE कभी ऊपर आ जाती है, बट उस साल ये नंबर 1 थी। तो ज़बरदस्त लेक्चरर्स, बल्कि जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो LSE के पढ़े हुए थे, और वो कहते थे मैं इसको LSE बनाऊंगा। इसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो कहते थे अगर इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री होती आज ये LSE के बराबर है। तो उनका विजन, और वो जिस तरीके से बात करते होते थे, हमें 3rd ईयर में वो एक मॉड्यूल भी पढ़ाते होते थे, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। और फिर आके पाकिस्तान में देखा कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि बैकग्राउंड भी ऐसा ही था, बिजनेस फैमिली से था, तो देखा कि कौन सी जगह पे पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो अच्छा रिटर्न आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ लिया था, ये उस यूनिवर्सिटी में समझ लिया था कि 9 to 5 जॉब जो है ना वो दुनिया में सबसे रिस्की चीज़ है। लोग असल में सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन सबसे रिस्की चीज़ 9 to 5 चीज़ है, और 95% लोग वही करते रहते हैं। आप खुद सोचें, आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, कभी भी जो है कोई ऐसी चीज़ दुनिया में बदल जाए और आपको जो है बस 1 महीने के नोटिस पे आपकी सारी इनकम, आपकी सारी मेहनत जो है वो 0 पे आ जाएगी। देखो ठीक है। तो सोचा कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम है कि आपने ना अपनी जो सेविंग्स हैं उनको बढ़ा के इस जगह पे पहुंच जाना है कि अब हर महीने आपको उससे जो रिटर्न आ रहा है वो आपकी सैलरी से ज़्यादा हो, ताकि आपको किसी पे डिपेंड करना ना पड़े। तो उस पूरी जर्नी में देखा कि जब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो पैसे लगाने किधर हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम का,
इसको आपने जब आप पाकिस्तान पढ़ रहे थे पहली बार ये सुना, क्योंकि देखें ये एक ऐसी डिक्शनरी है जो पिछले कुछ सालों में बिल्ट हुई, मौजूद होगी, लेकिन इसके जो मानी है सही मानो पिछली 2 दहाइयों में ये टर्म जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुई। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की टर्म को आपने पाकिस्तान में सुना या बाहर जब आप यूके पढ़ रहे थे तब सुना? कुछ दोस्तों से यूके में भी सुना, लेकिन एक चीज़ आप सुनते हैं उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। फिर कोई ऐसा वाक़या होता है ज़िंदगी में कि वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। वो फिर जब मैं वापस आया और मैंने वॉरेन बफे की AGM सुनी, उसके अंदर एहसास हुआ। वो कहते थे काम वो करो जिसको करने में मज़ा आए, डू नॉट थिंक अबाउट द मनी या दूसरी चीज़ें, क्योंकि आप उस चीज़ में बहुत एक्सेल करोगे। और वो एक तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम ही है कि आप एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाएँ कि आपको जो है ऐसा काम करें जिसमें आपको मज़ा आए और जो फाइनेंसेस होते हैं वो टेकन केयर ऑफ हों। तो उधर से फिर ये एक एम्बेड हो गया कि अब ये अचीव करना है। तो उसकी पूरी जर्नी देखा, कौन सी जगह पे ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। हाँ, कि अगर मैं आज कुछ पैसे साइड पे करता हूँ, डेरन हार्डी का कंपाउंडिंग, वो बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम होगा ना। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में जिसने सिर्फ पैसे सेव करके अपने क्लोजेट में रख के, अलमारी में रख के, और उसने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली। बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता। पैसे तो डिवैल्यू होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कंपाउंडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो कंपाउंडिंग मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो 4-5 ऑप्शन होते हैं, लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, रियल एस्टेट खरीद लेते हैं, बैंक में पैसे रख लेते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं, फिर एक स्टॉक मार्केट का ऑप्शन भी होता है। तो मैंने देखा किस में सबसे अच्छी कंपाउंडिंग होती है। तो उसमें मैं ये सारा पाकिस्तान का डेटा भी देखता होता था, साथ साथ वॉरेन बफे की वीडियोस देखता होता था। तो मैंने देखा पाकिस्तान के हिसाब से स्टॉक मार्केट ने ना सबसे अच्छा रिटर्न दिया। अच्छा जी। लेकिन समझ नहीं आता था क्यों। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है। इधर तो मतलब जिससे पूछो कहते मेरा नुकसान हो गया। हाँ। तो नंबर्स मैंने पाकिस्तान से देखे, पाकिस्तान के जो स्टॉक मार्केट के पुराने रिटर्न थे ना, कि आपने अगर पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता कितना रिटर्न आ जाता। लेकिन जो उसका क्वालिटेटिव एंगल था जिसने मुझे कन्विक्शन दी कि हाँ ये फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, वो वॉरेन बफे ने दिया। वॉरेन बफे ने अपनी वीडियोस में समझा दिया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब है आपने उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन है ना, उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। अब हम सब टीवी पे देखते रहते हैं कि इस बिजनेसमैन ने इतने पैसे बना लिए, इस सेक्टर में इतना ज़्यादा कमाई हो गई, बैंकों ने बहुत प्रॉफिट बना लिया, या शुगर इंडस्ट्री में बड़ा प्रॉफिट बन गया। जी। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आपके पास वो आके आपको कह रहे हैं कि मेरे साथ पार्टनर बन जाओ, जितना मैं प्रॉफिट कमाता हूँ ना मैं आपको उतना हिस्सा दूंगा। बिल्कुल ठीक है। और नंबर्स आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है ना, जिसमें एवरेज कंपनीज होती हैं, वो 99 के अंदर 1000 पे होता था। अच्छा जी। और आज वो 1 लाख ऑलमोस्ट 60,000 पे पहुँच गए। ओहो। यानी कि 1 लाख रुपए को उसने 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा कर दिया। और इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर कोई सोचता है कि बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ये कंपाउंडिंग जो है ना स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी होती है, पूरी दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अब्दुर्रहमान नजम साहब, आपकी बात सुनने के बाद फ़ौरन एक हमें सुनने वाला ये सोचता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टॉक में। मैं अमाउंट बता देता हूँ, 10 लाख रुपए है किसी के पास, और वो 10 लाख रुपए उसे फ़ौरन नहीं चाहिए, बल्कि अगले 5 साल के लिए भी नहीं चाहिए। वो सोचता है कि मेरा सर्कल चल रहा है ज़िंदगी का, लेकिन ये 10 लाख रुपए ऐसा है जो अगर पड़ा रहेगा तो डिवैल्यू होगा और बैंक में पड़ा रहेगा, और मैंने इसको जो है ना इसके ज़रिए काम करना। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे भी पूछा जाता है कि शाह जी थोड़े पैसे हैं, कोई छोटा सा कारोबार करवा दें। मैं कहता हूँ कितने पैसे हैं? 10 लाख रुपया। अब फ़ौरन बंदा सोचता है यार 10 लाख रुपए से क्या करेगा। अच्छा, अगर कोई बंदा अपनी ईगो मैनेज कर ले तो 10 लाख से बड़े कारोबार भी हो सकते हैं। यानी छोटे छोटे काम होंगे लेकिन बड़े काम हो सकते हैं जी। वो शालमी से लेके माल कहीं सप्लाई कर देगा, कपड़ा खरीदेगा, कहीं बेच देगा, इजनास का कारोबार है, इजनास पे चला जाएगा। लेकिन स्टॉक में वो कहाँ इन्वेस्ट करे या क्या करे कि वो 10 लाख रुपया अगर वो 5 साल बाद देखे तो कि वाह। अच्छा, इसमें ना एक बहुत ज़्यादा बनाया गया है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि स्टॉक मार्केट ना सिर्फ अमीरों की गेम है कि भाई यहाँ तो जब पैसे होंगे तभी आप वो चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिर ही पैसे बनेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर में भी ये जो सारे हमने इन्वेस्टर जिनके नाम लिए ना, इन्होंने अपने गराज से काम शुरू किया था। रे डेलियो ने मेरे ख्याल से $100 और अपने गराज में 2-3 लोगों से मिलकर शुरू किया और $1 बिलियन से ज़्यादा का हेज फंड बना लिया। अच्छा, सॉरी, बल्कि $100 बिलियन से ज़्यादा का। वॉरेन बफे ने भी, उसके पास खुद के कोई भी पैसे नहीं थे, उसने लोगों के साथ पार्टनरशिप की कि मैं आपको प्रॉफिट बना के दूंगा और उसका हिस्सा मुझे मिलेगा। और आज वो जो है $100 बिलियन, $200 बिलियन की वेल्थ अक्यूमुलेट की है। पाकिस्तान में भी ऐसी ही है। पाकिस्तान में भी जो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके सक्सेसफुल हुए हैं, जो 2 नाम माइंड में आ रहे हैं,
आरिफ हबीब, इनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं था पहले, इनकी फैमिली में थोड़ा बहुत बिजनेस था, लेकिन इन्होंने इसी स्टॉक मार्केट के थ्रू कंपाउंडिंग की और बिजनेस ओनर्स बन गए। तो दुनिया भर में भी जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोचें, अगर ये सिर्फ अमीरों का बिजनेस होता तो अमेरिका में 60% पॉपुलेशन इसमें क्यों इन्वेस्ट करती? अमेरिका में हर कोई अमीर तो नहीं है ना, उस उधर के खर्चों के हिसाब से एक 10% लोग मुश्किल से अमीर होंगे, लेकिन वहाँ पे 60% लोगों का स्टॉक मार्केट अकाउंट है और सब जो है उसके थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते। ठीक। और पाकिस्तान में जैसे आपने कहा, मैं ना आपको एक कंपाउंडिंग का रूल ऑफ 72 बताता हूँ और फिर उससे बताऊंगा कि आप थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना अगर, वो फ्यूचर में कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। देखिए, रूल ऑफ 72 है कंपाउंडिंग का कि 72 को आपको एक साल में जितना प्रॉफिट आ रहा होगा ना, अगर उससे डिवाइड करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कितने साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अच्छा जी, सही है। तो अगर 10% लेट से मुनाफा आ रहा है हर साल एक चीज़ में, तो 7 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, क्योंकि वो 100 रुपये पहले 110 होंगे, फिर 121 होंगे, वो 10 रुपये से प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा, तो 7 साल में वो 200 रुपये हो जाएंगे। हाँ। इसी तरीके से जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है ना, उनका पिछले 30-40 सालों का रिकॉर्ड है कि वो हर साल 17 से 18% मुनाफा कमाते हैं, हर साल 17 से 18% कंपाउंडिंग करते हैं। यानी कि पिछले 40 साल जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी भी नहीं थी और रुपया भी डीवैल्यू हो रहा था, फिर भी वो कह रहे हैं कि 4 साल में ही आपके पैसे डबल कर देते हैं। सही। अब अगर 4 साल में पैसे डबल हो रहे हैं तो आप सोचें 40 साल में 10 दफ़ा डबल होगा। हाँ। अभी मैं बहुत लंबा अरसा बता रहा हूँ, हाँ, सिर्फ समझाने के लिए, फिर उसको कम भी कर देंगे। ठीक जी। तो 40 साल में जब 10 दफ़ा डबल होते हैं ना, तो जब एक चीज़ 10 दफ़ा डबल होती है 1000 गुना हो जाती है। 2 to the power of 10 is 1024। तो हम 24 को हटा देते हैं, 1000 लेके चलते हैं। हाँ। तो रूल ऑफ 72 ने आपको बता दिया कि बिजनेसमैन आपके पैसे 4 साल में डबल करते हैं, और अगर आप 40 साल की पार्टनरशिप करेंगे ना इनके साथ, तो आपके पैसे 1000 गुना हो जाएंगे। अब आप सोचें, अगर आप 10 लाख रुपए इनके साथ पार्टनरशिप कर लें 40 साल की, तो 10 लाख रुपए जो हैं वो हो जाएंगे 1 अरब रुपए। ठीक जी। अगर किसी ने आज हर महीने 8-10 हज़ार भी सेव करने हैं, हाँ, तो लेट से वो अगले 1 साल में 1 लाख रुपए सेव करेगा। ठीक जी। सिर्फ जो अगले 1 साल में वो 1 लाख रुपए सेव करेगा ना, वो भी 40 साल बाद हो जाएंगे 10 करोड़ रुपए। और जो अगले साल में 1 लाख रुपए सेव करेगा, वो भी 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ठीक जी। तो इसको कहते हैं SIP कैलकुलेटर के। अगर मैं हर महीने भी थोड़े थोड़े पैसे डालता रहूँ ना, तो वो जो कंपाउंडिंग हो रही है वो होती जाएगी। और इसको अगर लेट से कोई यंग इंडिविजुअल है, चले 30-35 साल का भी हो गया, वो 25 साल की अपनी प्लानिंग करता है और वो सोचता है मैं हर महीने ना 10,000 रुपये डालूंगा और हर साल इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। हर महंगाई हो जाती है, आपकी भी सैलरी बढ़ जाती है, आप 10 को 11 कर देंगे, तो अगले 25 सालों में ना आप 3.25 करोड़ रुपए सेव करें। लेकिन जब आप बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे, तो ये 25 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा। 18% हर साल का रिटर्न, जो कि पिछले 30-35 सालों में स्टॉक मार्केट ने आपको कमा के दिया है, क्योंकि बिजनेसमैन कमा रहे हैं। इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कोई इसको इतना मैनिपुलेट नहीं कर सकता। खरीद के रखने हैं, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना। ये जो सारा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंडेक्स का रिटर्न है। इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज होती हैं, कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, कुछ थोड़ी हल्की होती हैं, कुछ ज़्यादा कंपाउंडिंग करती हैं, कुछ कम करती हैं, लेकिन मिल के सबका एवरेज जो है वो 18% का बन जाता है साल का। 4 साल में आपके पैसे जो है ना वो डबल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, दुनिया भर में इजाद भी ऐसी हुई थी कि आम बंदा इन्वेस्टमेंट कर सके इसमें, क्योंकि जब जैसे जैसे इकोनॉमीज ग्रो हो रही थी, तो हर तरह की जो हुकूमत थी उसने कोई ऐसा तरीका बनाना था कि आम बंदा भी बिजनेस ओनर बन सके। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब अगर बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन एक टाइम के बाद रिटायर हो जाए और उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो, तो प्रेशर तो हुकूमत के ऊपर ही आता है। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया था। सबसे पहले एम्स्टरडेम में बना था, फिर इंग्लैंड में आया, फिर अमेरिका में आया। उन्होंने ये पूरा तरीका बनाया कि बिजनेस ओनर्स का भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको जो पैसे चाहिए होंगे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए वो लोग प्रोवाइड करेंगे और लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। अब पाकिस्तान में इसको बना दिया सट्टा। हाँ। फाइनेंशियल फ्रीडम की जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसको बना लिया एक गैम्बलिंग ग्राउंड। मतलब लोग अंदाजे लगाते हैं 1 हफ्ते में कौन सी चीज़ बढ़ेगी, 1 हफ्ते में ये ले लो डबल हो जाएगा। वो पैसे डाल के फिर बेच देते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं, बेच देते हैं। वो गैम्बलिंग बन गई, ट्रेडिंग करते रहते हैं। ये सारे जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं ना, उन सब कहते हैं कि ट्रेडिंग विल ओनली मेक योर ब्रोकर रिच। ब्रोकर को कमीशन मिलता रहता है। आप जो है कभी खुश हो जाते हैं, कुछ बन गया प्रॉफिट, ज़्यादातर नुकसान हो जाता है, तो आप फिर कहते हैं कि अच्छा असल फ़ायदा ब्रोकर का हो रहा है। असल फ़ायदा ब्रोकर का। अच्छा, अब अगेन सवाल का वही हिस्सा कि 10 लाख रुपया पड़ा है, आप किसी कंपनी में
किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, क्या रिकमेंड करेंगे? कि चलिए हम नाम तो नहीं ले सकते, ऑब्वियस है कि कंपनीज बुरा बनाएंगी, माइंड करेंगी, लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के कोई शख्स एक ही कंपनी के 10 लाख के शेयर खरीद ले, ज़्यादा कंपनीज के खरीदे? और वो कौन से फैक्टर्स हैं? मैं फिर कह रहा हूँ 5 साल की शर्त है, अगले 5 साल तक उसने उन पैसों को नहीं छेड़ना, लेकिन वो चाह रहा है कि 5 साल के बाद जब वो देखे तो वो क्या यार कमाल हो गया, ये तो कंपाउंडिंग जो अब्दुर्रहमान नजम साहब की मैंने गुफ्तगू कासिम अली शाह साहब के साथ सुनी थी, उसका अमली नतीजा मैंने 5 साल को दूर भी नहीं है। हाँ। लाइफ की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है। ये कल 2020 था, कोविड आ रहा था, 2025 चल रहा है, और ये कुछ सालों के बाद दुनिया में 2030 होना है इंशाल्लाह, बिल्कुल वक्त भी अल्लाह हमें दिखाए। तो कौन से शेयर खरीदे और जिन कंपनियों का खरीदे उनकी खूबियाँ क्या हों? ना इसमें आपको ना फिर थोड़ा सा, जैसे आप पढ़ें, हमने इस पे ना बड़ी, जब हमने भी स्टार्ट किया ना आज से तकरीबन 2 साल पहले, हमने देखा कि लोगों को ना कंपनी की नॉलेज ही नहीं है। वो सिर्फ कंपनी को समझते हैं एक ऐसी चीज़ जिसकी पेपर पे कीमत लिखी हुई है 100 रुपये, और उसकी जो शेयर प्राइस है, और जैसे ही वो थोड़ी सी बढ़ती है या कम होती है ना, वो घबराहट शुरू हो जाती है कि अब मैं इसको बेच देता हूँ या मैं इसको ख़रीद लेता हूँ, जो है थोड़ी सी और गिर गई और ख़रीद लेते हैं। तो हमने पूरी एक्सरसाइज की पिछले 8-9 महीने से। आप समझें जितनी टॉप 25-30 कंपनीज है ना, उन सब पे डिटेल्ड वीडियोस बनाई। मतलब जितनी उसका बिजनेस एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी फ्यूचर आउटलुक क्या है, उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, वो 3-4 चीज़ें क्या होती हैं इंपॉर्टेंट जो इस कंपनी को अच्छा बनाती हैं, और सारी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी। सो एक कंपनी तो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है उसको रिस्क में ना डालें, वो बड़ा ज़रूरी है। हाँ। तो आप जितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपको एक नहीं लेनी चाहिए, कम से कम सबको रेकमेंड करते हैं 5 से 7 कंपनीज होनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, और आप जो भी कंपनी लेना, इसमें वॉरेन बफे कहते हैं कि आप ऐसे सोचें कि मैंने आपको एक चीज़ दी है, पेपर, जिसके ऊपर ना आप 20 स्टैम्प्स लगा सकते हैं पूरी ज़िंदगी में। सही है? तो जब आप पहली स्टैम्प लगाने जाएंगे ना, आप सोचेंगे मैं ये कंपनी ख़रीद रहा हूँ, आप बड़े गौर से उसको पढ़ेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि कल शेयर बढ़ गया तो चलो मैं ले लेता हूँ और ना बढ़ जाए। तो इस तरह सोचें, उस कंपनी को डिटेल में पढ़ें, उसके बारे में वीडियोस देखें। अच्छी कंपनीज़ जो पाकिस्तान में जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, उसमें गाड़ियों की कंपनीज़ ने बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है। इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो बड़ा सेफ़ है, क्योंकि उसके बैक एंड पे इकोनॉमिक्स ऐसी हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जितनी यूरिया लोकली बनती है ना, एक वो दुनिया से है भी सस्ती, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इनको ताकि फार्मर को सस्ता यूरिया मिले, और दूसरा जितना बनता है ना उतनी डिमांड भी है। तो मतलब बनता भी सस्ता है, बाहर से आ भी नहीं सकता, और जो बनेगा वो बिकेगा भी। बिल्कुल ठीक है। और ये प्लांट भी बड़े महंगे महंगे आते हैं, पॉलिसी भी ऐसी है, और बिलियन डॉलर के प्लांट होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कल को कोई नया बंदा आके प्लांट लगा ले। तो ये बड़े, इन दोनों कंपनीज, एंग्रो फर्टिलाइज़र भी है इसमें, फौजी फर्टिलाइज़र भी है, दोनों के बड़े अच्छे रिटर्न हैं। फातमा भी है, तीनों के बल्कि अच्छे रिटर्न हैं। इसी तरीके से जो लोग शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, मिज़ान बैंक हमारा, मतलब आप खुद सोचें, आप उसमें जाके कस्टमर बने। अभी जो हमने जैसे ये बात की फाइनेंशियल फ्रीडम वाली, तो इसमें जो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट होता है कि मैंने ना कंपनी का कस्टमर नहीं बनना, मैंने कंपनी का ओनर बनना है। तो आप मिज़ान बैंक में या तो अपने पैसे रख लें या फिर उसका शेयर ले लें। हाँ। और आप देखें पिछले 10 साल में कितना रिजल्ट है। अब आपने बैंक में पैसे रखे होते, वो मुश्किल से जो है 1 लाख 2.5 लाख हो जाता, लेकिन अगर आपने इसके शेयर लिए होते, जिस तरीके से ये बैंक ग्रो हुआ है, और हमारे सामने हुआ है, मतलब ये तो ऐसा बैंक है 2002 में शुरू हुआ था, हमने खुद देखा, इसकी ब्रांचें खुली हैं हर शहर में, हम लोग जाते हैं। है इस वक्त तो लीडिंग है, लीड कर इस्लामिक बैंकिंग में नंबर 1 है, और आगे भी बहुत इनकी ग्रोथ होनी है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी कंपनी है। तो ये सारी अच्छी कंपनीज हैं, और इसके अलावा भी जो 20-25 कंपनीज हैं, ट्रैक्टर की कंपनीज बड़ी अच्छी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगेन जो ट्रैक्टर बनता है वो सस्ता है। अच्छा। बाहर के मुकाबले में, और साथ साथ गवर्नमेंट भी उनको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, सेल टैक्स का रेट कम रखती हैं। ठीक है जी। तो उनकी भी अच्छी सेल हो जाती है। व्हाट अबाउट दी एनर्जी कंपनीज जी? देखें, क्योंकि पावर सेक्टर में बड़ा काम हो रहा है, और पावर जो है वो ग्रीन पावर पे भी शिफ्ट हो रही है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, ना कि बर्न करें ऑयल को, और जो आबो हवा में कार्बन है वो बढ़े, एयर इंडेक्स ख़राब हो, तो वो कैसा है उसमें इन्वेस्ट करना? पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी ना, जिसने पिछले 10-12 सालों में भी और 25-30 सालों में भी सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग की है, वो है मारी एनर्जीज़। पहले उसका नाम होता था मारी पेट्रोलियम। और समझें ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक सिंगल फील्ड पे रिलाई करती है। आप समझें सऊदी अरब क्वालिटी की ऑयल फील्ड अगर उसको गैस में तब्दील करते हैं ना, तो वो पाकिस्तान में 1960 से मारी फील्ड जो है गैस उधर से निकल रही है।
जितने फर्टिलाइज़र के सारे प्लांट हैं ना, सब उससे गैस लेते हैं। अच्छा। तो मतलब आप समझें 65 साल से गैस निकल रही है और आज भी उनके पास 20 साल के और ज़खायर हैं माशाल्लाह। और ये खुद रखते हैं 20 साल पे, क्योंकि जब आपको 20 साल के सिक्योर हैं तो फिर आप जब 5 साल गुजरते हैं फिर और डिस्कवर कर लेते हैं। मतलब वो अनएंडिंग वहाँ पे रिजर्व्स हैं और फील्ड इतनी अच्छी है कि एक नॉर्मल गैस फील्ड ना पाकिस्तान में ऐसे 3000-4000 मीटर की डेप्थ पे जाके आपको गैस मिलती है, यहाँ पे 1000 मीटर पे मिल जाती है। अच्छा। तो इस कंपनी की इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स हैं कि इसने भी बहुत अच्छी कंपाउंडिंग करके दी है। एनर्जी सेक्टर में हबको की कंपनी भी बड़ी अच्छी है, इनके भी बड़े अच्छे रिकॉर्ड हैं। इस पे भी हमने दोनों पे डिटेल्ड वीडियोस जो है वो बनाई हुई हैं। अच्छा जी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल, क्योंकि पावर सेक्टर जो होता है ना और एनर्जी सेक्टर, उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा रोल होता है। अच्छा जी। अब हमने ना पिछले 10-15 सालों में पावर सेक्टर में और गैस सेक्टर में बहुत सब्सिडीज़ दी हैं। तो इस सब्सिडी देने से होता क्या है कि जो बनाने की कॉस्ट है ना और जो लोग पे कर रहे हैं, बनाने की कॉस्ट ज़्यादा है, लोग पे कम कर रहे हैं, तो वो जो डेफिसिट होता है ना, वो कंपनीज़ को कैश मिलता नहीं है। यानी कि आपने 100 रुपये की बिजली बनाई, लेकिन जो बिल कलेक्ट हुए ना वो 80 रुपये आए, तो एंड में वो जो सारा मलबा होता है ना वो कंपनियों पे आ जाता है। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना वो उसको मिलता नहीं है। ठीक है। तो पिछले 10-15 सालों में कुछ कंपनीज़ ने इसका बड़ा नुकसान भी उठाया है। अच्छा जी। OGDC PPL ने, हाँ। PPL ने तकरीबन 2014 से लेकर 2024 तक 500 अरब रुपये का प्रॉफिट कमाया। अच्छा जी। लेकिन उसमें से कैश उनको नहीं मिला। अच्छा। कैश ज़ीरो मिला। यानी कि वो सारे जो 500 अरब का प्रॉफिट था ना, वो गवर्नमेंट के रिसीवेबल में चला गया कि ये हम आपको कल को दे देंगे जब सर्कुलर डेट रिटायर होगी। तो इन कंपनीज़ की इकोनॉमिक्स अच्छी थी, लेकिन कैश रिसीव होने की वजह से इनके पिछले साल अच्छे नहीं रहे। ठीक। लेकिन अब जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, पाकिस्तान खुद आप देखें पिछले 2 साल में किस तरीके से चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई, बिल्कुल बदल गई हैं। और उसमें पावर सेक्टर और गैस सेक्टर भी बदला है। तो ये कंपनीज जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया पिछले 10-12 साल, इनमें भी जो टर्न अराउंड आ रहा है, ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बड़ा आजकल करंट एक इशू कह लीजिए पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा लग रहा है अब्दुर्रहमान नजम के जो पूरी दुनिया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया और ये इस साल आया, 2025 में आया। बज़ाहिर कुछ चीज़ें कुछ के लिए मुनासिब नहीं हैं, जंगें हुई हैं, कुछ पहले से यूक्रेन और रशिया की चल रही थी, उसमें अमेरिका जो था वो उसके एक अपने कह लीजिए कुछ मफादात थे। देन इसराइल की जो जारहत है वो अपनी जगह पे है, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं की जा सकती, बड़े मसाइल हैं। लेकिन अचानक से मई के मंच में पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ जाती है और ये जंग जो है कई दिन तक पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहता है और उसके बाद एक रात फजर के टाइम के करीब जवाब दिया जाता है और उसके बाद पूरी गेम चेंज हो जाती है। अच्छा, वो पाकिस्तान और इंडिया की सिर्फ गेम नहीं चेंज होती, पूरी दुनिया की गेम चेंज हो जाती है। हर मुल्क, ताकतवर मुल्क सोचने लग पड़ता है कि ये हुआ क्या है। कोई ऐसी खुदाई मदद आती है कि लोगों को यकीन ही नहीं आता ये हुआ क्या है, और अल्लाह हमें एक ऐसी फतह दे देता है जिसके जश्न मनाए जा रहे हैं और हम पाकिस्तानी, हमारे जो कंधे हैं, सर हैं, जो फ़ख्र से बुलंद हो गए और एक प्राइड बन गया नेशन के लिए। ये जो वॉर है बयानुल मसूद, ये एक प्राइड है हमारा। और अभी चंद दिन गुजरे हैं, ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो फिर अल्लाह ने एक मज़ीद कामयाबी हमें दे दी है कि पाकिस्तान सऊदीया के जो रिलेशंस हैं, ये सारे हमारे जो बड़े हैं मुल्क चलाने वाले, ये जा रहे थे यूके और इन्होंने रास्ते में सऊदीया जाना था। 8 घंटे का मेरा ख्याल शायद स्टे था, चंद घंटों का स्टे था और वहाँ से जो गेम चेंज हुई है, यकीन कीजिए हर एक बंदा खुश है और सऊदीया वाले भी बड़े खुश हैं। ऐसी बड़ी वीडियोस आ रही हैं, आपने देखी होंगी, जिसमें जिस तरह से उन्होंने वो रिसेप्शन की है और पूरी उनकी नेशन खुश है, हमारी पूरी कौम बड़ी खुश है। इन सब चीज़ों का भी को फ़र्क पड़ता है बिजनेस मार्केट, बिलखसूस शेयर मार्केट, और हम जो ये कंपाउंडिंग वाले लोग हैं, क्योंकि हम तो इनकरेज कर रहे हैं कि खुदा के बंदो, ये जो क्वाड्रेंट हैं कैश फ्लो के 4 क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ नौकरी में सब कुछ नहीं पड़ा हुआ। पता नहीं, मुझे लगता है कि किसी वक्त में ये बड़े बड़े काबिल लोग जो आज नौकरियां कर रहे हैं पछताएंगे ये पछताएंगे क्योंकि अल्टीमेट पैसा आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम लेके आता है, एक पावर लेकर आता है, एक आज़ादी लेके आता है। आप सेलेक्ट करना है, कोई चीज़ खरीदनी है, जाना है, कोई फैसला करना है, तो आप डर के नहीं करते क्योंकि पैसे आपके पास पड़े होते हैं। सो क्या कहेंगे, ये जो हालात हैं इनसे क्या फ़र्क पड़ा? जिस तरह के मुश्किल हालात पाकिस्तान ने भी देखे 2022-23 में, और बहुत मुश्किल, मतलब इन्फ्लेशन भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, सैलरीज बढ़ नहीं रही थी। मुझे तो लगता है ये लोगों की जो दुआएं थी ना 2-3 सालों में, जो मुश्किल टाइम उन्होंने गुजारा था,
उससे पाकिस्तान जो है एकदम से बदला है। 25 करोड़ लोगों ने जो दुआएं की हैं, और आज से 6 महीने पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे ये जो सब हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा ख़ित्ते के हिसाब से देखें, जियो पॉलिटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जो रे डैलियो को भी एक तरह से अपना वन ऑफ द हीरोज़ बनाया हुआ है, वो इसी वजह से है कि वॉरेन बफे ने सिखाया कि कंपनीज़ को पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन रे डैलियो ने सिखाया कि दुनिया में उस वक्त क्या चल रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस खित्ते में अगर हम देखें ऑलमोस्ट 3 अरब लोग रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इस तरह को देख लें, ऑलमोस्ट 45-50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज से 5 साल पहले इंडिया जो था ना, इधर का एक तरह से वो बना हुआ था कि मैं सारी चीज़ें कंट्रोल डॉन बना हुआ था। हाँ, डॉन बना हुआ था। तो वो जो रात थी जिस दिन जो है सारी चीज़ें बदल गई, हाँ, पाकिस्तान और चाइना ने मिल के जो है वो सारा बदल दिया। हाँ जी। और अब आप देखें कि इवन अमेरिका जो है इंडिया के साथ जो है इतने सही इनके रिलेशन अच्छे नहीं जा रहे। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2021 में जो यूक्रेन वाली जंग हुई थी ना, उसमें हम सब ने देखा कि तेल महंगा हो गया, लेकिन एक और बड़ी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, और वो ये हुई थी कि अमेरिका ने ना रशिया के डॉलर्स सेंक्शन कर दिए। जो उन्होंने अपने डॉलर के रिजर्व्स रखे हुए थे उन्होंने वो जब्त कर लिए। तो मुल्कों ने देखा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अमेरिकन डॉलर इतना सेफ कंसिडर किया जाता था, लेकिन जब वो जब्त होने लग गया तो चाइना, रशिया, इन सब ने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया कि अब हम अपने जो रिजर्व्स है वो डॉलर में नहीं रखेंगे, गोल्ड में रखेंगे। गोल्ड इस वजह से बहुत ऊपर गया। तो इसी तरीके से जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उन पे जियो पॉलिटिक्स का बहुत असर होता है। पाकिस्तान के केस में भी अगर देखें, हमारा जो सबसे बड़ा मसला होता है कि हमें जो है थोड़े से हमारी डॉलर की हमेशा शॉर्टेज रहती है, उस वजह से हम ग्रोथ भी नहीं कर पाते। उस वजह से कभी भी ऑयल महंगा हो जाए, कोई भी चीज़ महंगी हो जाए, हमें इंपोर्ट भी रोकने पड़ते हैं। तो अब ये जो सारी मेहनत की है पूरे मुल्क ने, और 10 मई को जो रिस्पांस दिया और उसके अब फ्रूट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान अभी तो सिर्फ सऊदी अरेबिया से किया है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम कतर और यूएई के साथ भी ऐसा ही कोई मुआहदा कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको भी जो है अब एक ज़रूरत है। बिल्कुल न्यूक्लियर स्टेट की इंपॉर्टेंस जो हम सारे सुनते होते थे 2022-23 में, जब कहते थे कि डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो हम लोग हमेशा सोचते थे नहीं, न्यूक्लियर स्टेट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होती। और अब देखें 2 साल बाद सबको इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप सोचें दुनिया में टोटल वेल्थ कितनी ज़्यादा होगी। इवन मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें, इन कंट्रीज़ की GDP कितनी ज़्यादा है, लेकिन जब भी समझे एक बहुत अमीर शख्स है, उसको फील हो कि मेरी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, सोचें वो कितना ज़्यादा उस पर स्पेंड कर सकता है। तो इसी तरीके से अब पाकिस्तान का ये जो पैक्ट हुआ है, इससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी। और पाकिस्तान ऑलरेडी आपने देखा है अमेरिका के साथ भी जो है पता नहीं कितने सालों बाद जो है प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट की मीटिंग हो रही है इस वीकेंड पे। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से पिछले 6 महीने 1 साल में जियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्म किया है, उसके फ्रूट्स हम देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी। और ये पहले भी ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में होता है एक बूम बस साइकिल, यानी कि चीज़ें अब ये जो कंपनीज होती हैं ना, जैसे हमने आपको बताया, बिजनेसमैन प्रॉफिट बनाते रहते हैं, कंपाउंडिंग करते रहते हैं, हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ाते रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक और चीज़ होती है पी रेशो। लोग उस प्रॉफिट को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि एक कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही होती है ना, अगर वो बड़ा ही स्टेबल मुल्क होगा, जैसे इंडिया बना हुआ था 2 साल पहले, तो लोग कहते हैं कि ये बहुत स्टेबल मुल्क है, यहाँ पे कंपनी 100 रुपये कमा रही है ना, तो इस कंपनी की कीमत होनी चाहिए 2000 रुपये, 20 गुना। अमेरिका में भी इतनी होती है वैल्यूशन। पाकिस्तान में जब हालात ख़राब होते हैं ना, 2022-23 में कंपनी 100 रुपये कमा रही थी, लेकिन उनकी कीमत चल रही थी 300 रुपये। इतनी ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो गई थी। और अब हम आहिस्ता आहिस्ता 100 रुपये जो प्रॉफिट बना रहे हैं ना, उसकी कीमत हो गई 800 रुपये। तो कंपनीज़ ने अपनी कंपाउंडिंग करते रहना है, और जैसे जैसे अब हालात बेहतर होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, कंपनीज़ की कंपाउंडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन साथ साथ पी रेशो भी ऊपर जाएगा। और अगर आप पुराने साल भी देखें ना, जब भी पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क, यानी कि मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छे हैं, जियो पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, तो एक साल में एवरेज प्रॉफिट जो है स्टॉक मार्केट का वो 30 से 35% है। अच्छा, हाँ, आप ये 1999 से लेके 2007 तक देख लें, और फिर जब पाकिस्तान में CPEC हुआ उससे थोड़े साल पहले शुरू करें 2010 में, और 2017 तक देखें, तो उसमें भी एवरेज प्रॉफिट एक साल का 30 से 35% होता है। तो जो लोग, जैसे आपने वही 5 साल वाली बात की, तो अगले 5 साल जितने अच्छे पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं, तो उसमें तो मेरी ख़ुद की भी प्रिडिक्शन है कि अगर ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती, जिस तरीके से ये पूरा बुल मार्केट फ्रेमवर्क, आपके इंटरेस्ट रेट ठीक रहते हैं,
करंट अकाउंट डेफिसिट भी मैनेज हो जाता है इन्वेस्टमेंट से। सही। और इसी तरीके से पॉलिटिक्स भी स्टेबल रहती है, जियो पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान को बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। सही जी। तो आप जो है 2-3-4 सालों में देख भी सकते हैं, ये जो हमारा इंडेक्स है ना अभी 1.5 लाख का, ये 4 लाख पे भी पहुंच सकता है बहुत ईजीली। और पाकिस्तान में 10 ईयर्स 2 दफ़ा पहले भी हो चुका है। हमारा इंडेक्स 1000 पे होता था और वो 1999 में, और 8 सालों बाद वो 15,000 पे पहुंच गया, क्योंकि उस टाइम पे पूरी हमारी ग्रोथ भी हो रही थी, कंपनीज़ के प्रॉफिट भी बढ़ रहे थे। और फिर अगेन 2010 से लेके 2017 तक आप 5,000 के इंडेक्स से 55,000 पे गए। तो इस बार जो लो था वो 40,000 का था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगले 4-5 सालों में ये सारी चीज़ें अगर ठीक रहती हैं, मुनासिब रहती हैं, तो कंपाउंडिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक बड़ा ही बुनियादी सवाल आ जाता है कि जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो पैरेलल बड़ी दुनिया ऐसी है जो कहती है कुछ हाथ में होना चाहिए, यानी हम पैसा लगाएं हाथ में। प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट होती है। प्रॉपर्टी ना ऐसे लगता है जैसे सैचुरेट मार्केट है। मुझे पता नहीं ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं है, इसका मीनिंग मैं खुद ही थोड़ा सा जो मेरे माइंड में मैं समझा देता हूँ कि इसने जहाँ पहुँचना था ना, मुझे लगता है पहुँच गई है। अब इसमें बहुत ज़्यादा जूस नहीं है, यहाँ कुछ एक्सेप्शनल है, मतलब क्योंकि अभी भी बड़ी दुनिया जो है वो अपार्टमेंट्स ख़रीद के उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उसकी किस्तें दिए जा रही है कि कहीं ना कहीं तो पैसा रखना है। इसी तरह एक ऐसे दोस्तों का सर्कल है जो गोल्ड ख़रीद लेता है। अच्छा, गोल्ड पिछले 20-25 दिन में देखें तो बड़ी तेज़ी के साथ, और वैसे प्रेडिक्शन भी है कि अक्टूबर तक ये अपनी पीक पे जाएगा। अच्छा, गोल्ड कभी भी नीचे नहीं आया, वो 1-2 दिन को ना देखा जाए, लेकिन अल्टीमेट अगर हम पीछे 10 सालों को देखें या 20 सालों को देखें तो गोल्ड जहाँ था वहाँ से कई गुना ऊपर चला गया। वो क्या कहेंगे इस वक्त कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, गोल्ड में इन्वेस्ट करे? अच्छा, इसमें अगेन 2 इसको ना डिवाइड करते हैं। एक है लोग जो 3-4 साल के लिए सोच रहे हैं, उसमें सोचते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, सही है। और एक लोग हैं जो 25-30 साल की फाइनेंशियल फ्रीडम वाली प्लानिंग कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली प्लानिंग के लिए ना, तो आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि पिछले 20-25-30 सालों में सबसे अच्छा रिकॉर्ड किसका है। जिसने उसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग की होगी ना, अगले 30 सालों में भी वही करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक पावर है, अपनी वैल्यू बढ़ाने की पावर है। तो हम बल्कि एक वीडियो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, हो सके तो वीडियो इसमें भी इंक्लूड करेंगे। तो पूरा उसमें दिखाया हुआ है कि 1999 से लेके आज तक तो जो 4 मेजर ऑप्शन है पाकिस्तान में जिसमें सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 25-26 सालों में कितनी कंपाउंडिंग हुई है। तो उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट नंबर 1 है। तो अगर तो कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अपना प्लान कर रहा है तो उसको जो है इसमें करना चाहिए। फिर जो लोग 3 साल 5 साल की सोच रहे हैं, उसमें फिर ये सारी चीज़ आ जाती हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या चल रही है, रियल एस्टेट की आउटलुक कैसी लग रही है, और गोल्ड की आउटलुक कैसी लग रही है। दुनिया में अगर जंगें वगैरह ज़्यादा होती हैं तो गोल्ड ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन इसमें आप हिस्ट्री भी देखेंगे ना, अगर तो पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है, यानी कि आपको दुनिया में भी इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपके लोकल हालात भी सही हैं, आपके इंटरेस्ट रेट भी नीचे जा रहे हैं, तो फिर ये गोल्ड जितनी भी तेज़ी से बढ़ जाए ये नहीं बीट कर सकता स्टॉक मार्केट को। अब आप पिछले 3 साल देख लें, गोल्ड कितनी तेज़ी से बढ़ा है। मतलब कि ये होता था तकरीबन, मुझे याद है 2021 में 1 लाख रुपए का होता था, अब 4 लाख का हो गया। 4 सालों में 4 गुना हो गया, लेकिन स्टॉक मार्केट ने 2 सालों में ही 4 गुना कर दिए। ओह यस। तो अगर आप पूरा 25-26 साल भी देखेंगे ना, तो उसमें जो नंबर 2 पे कंपाउंडिंग किया ना, वो गोल्ड ने की है। तो गोल्ड सबका एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी उसमें हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट नहीं करनी है। रियल एस्टेट तो मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, हर तरह की सोसाइटी जिनके लोग बहुत ज़्यादा बताते भी हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा कमा के दिया, उनको भी रिकॉर्ड में नंबर में आके देखेंगे तो कोई रिटर्न नहीं बनता।
एक क्रेडिट स्विस दुनिया का आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 बैंक है, उन्होंने एक 100 साल की रिसर्च की, 100 साल में मतलब हर चीज़ कवर हो जाती है। तो उसमें उन्होंने देखा कौन सी एसेट क्लास सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग करती है। तो अगर लोग सोचते हैं ना कि बायर, जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, उनका भी थोड़ा सा रियल एस्टेट का बिजनेस है, लोग सोचते हैं नहीं रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप दुनिया के टॉप 20 लोग उठा के देख लें जिनकी सबसे ज़्यादा वेल्थ है, एक भी रियल एस्टेट में नहीं है, सब बिजनेस ओनर्स हैं, सब ने बिजनेस बनाए हैं या इन्वेस्टिंग की है। तो रियल एस्टेट को अगर देखें, एक तो अगेन उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, आप कम इन्वेस्टमेंट वाली फाइल में जाएंगे तो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। और जो मैंने पूरा एक खुलासा किया ना एंड में, अगर आप पूछे ना कि क्यों रियल एस्टेट कंपाउंडिंग स्टॉक्स जैसी क्यों नहीं कर रही, हालांकि उधर भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है, नए नए टावर्स बन रहे हैं, अब अपार्टमेंट्स बनने लग गए हैं पाकिस्तान में, उसका क्रक्स ये है कि रियल एस्टेट में इक्वल पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा। जो स्टॉक्स में हमने कहा ना कि बिजनेस ओनर और उसकी प्रॉफिट बराबर है, लेकिन रियल एस्टेट में सारा प्रॉफिट जो डेवलपर रख लेता है, वो पहले ही रख लेता है। तो जो बंदा आखिर में फाइल खरीदता है या अपार्टमेंट खरीदता है उसकी कंपाउंडिंग होती नहीं है। आप अपनी एग्जांपल्स भी निकाल के देख लें, जितने भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं किसी ने भी उस लेवल की कंपाउंडिंग नहीं की। हम लोग बैठते भी हैं जैसे फैमिलीज में, क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में मतलब हर बंदा इन्वेस्ट करता है। तो जो सक्सेस स्टोरीज भी होती है ना, वो होती हैं कि मैंने ना 15 साल 20 साल पहले एक 5-10 लाख की फाइल ली थी, वो 1 करोड़ की हो गई है, यानी कि वो 20 गुना हो गई है 15 सालों में। अब अगेन जो हमने आपको रूल ऑफ 72 सिखाया, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा कंपाउंडिंग तो दूसरी जगह पे हो रही है। और ये अच्छी स्टोरीज हैं, ये मतलब ऐसी हैं जिसकी लोग मिसालें देते हैं। तो दुनिया भर में भी क्रेडिट स्विस ने आपको रिसर्च करके बता दिया कि नंबर 1 एसेट क्लास स्टॉक्स होते हैं। रियल एस्टेट ना कोई 7वें नंबर पे आती थी, तो रियल रिटर्न्स उन्होंने निकाले तो रियल एस्टेट की कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। पाकिस्तान की एग्जाम्पल भी आप रख के देख लें, इंडेक्स से कंपेयर कर लें, अच्छी सोसाइटीज़ को भी करके देख लें, और उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी मैंने आपको बता दिया कि ये होता इस वजह से है क्योंकि ये इक्वल पार्टनरशिप नहीं है। फिर स्कैम्स के मसले अलग, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो कुछ फिजिकल नहीं है, अरे हुकूमत पाकिस्तान के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जिस बंदे के पास एक कंपनी का एक शेयर भी है ना उसका भी रिकॉर्ड मौजूद है। अब आप मुझे बताएं, ये ज़्यादा एक सब्सटेंशियल चीज़ है या फिर आपने एक वो फाइल ली हुई है और बाद में आपको पता चलता है मेरा तो प्लॉट ही नहीं निकला। बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज़ जो अब वैसे डिजिटल का सामान है, डिजिटल रिकॉर्ड में आप एक शेयर भी खरीदेंगे ना, 2 दिन बाद आपका नाम रिकॉर्ड पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक जी। और आप निकाल के चेक कर सकते हैं कि मेरे नाम पे एक शेयर है। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, अब एक सवाल बड़ा ही सादा सा सवाल आ जाता है, एक ओपिनियन है मेरा, आप उससे थोड़ा एलैबोरेट भी कर दीजिएगा कि एक शख्स है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टी महंगी हो गई। मुमकिन है उसने 4 लाख की खरीदी थी और वो 4 करोड़ की हो गई है। और मैं अभी ये कंपेयर नहीं कर रहा कि अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी, वो आपने बता दिया। मैं एक और एंगल से ज़रा डिस्कस करने लगा हूँ। 4 लाख की प्रॉपर्टी थी, 4 करोड़ की हो गई है। 4 लाख का गोल्ड था, मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, वो 4 करोड़ का हो गया। 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स पे, मैं 4 करोड़ कह लेता हूँ। यानी तीनों को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 4 लाख 4 लाख 4 लाख, लेकिन 4 लाख तीनों केसेस में 4 करोड़ हो चुका है। अब 3 बंदे हैं, एक ने उसमें से गोल्ड खरीदा था, एक ने उसमें से प्रॉपर्टी खरीदी थी, एक ने उसमें से शेयर्स खरीदे थे। तीनों के पास जो कुछ पड़ा है 4 करोड़ रुपये का। आपके ख्याल में फॉर ए क्विक, अगर उस 4 करोड़ को जो कहीं भी पड़ा है लिक्विड में, कैश में या बैंक अकाउंट में शिफ्ट करवाना है हमने, आसान कौन सा? ये तो अगेन वो जो हम कहते हैं ना, 2 एसेट क्लास को जब कंपेयर करते हैं ना, 3 चीज़ों पे करते हैं। हाँ, पहला होता है रिटर्न, कि रिटर्न किससे ज़्यादा दिया, वो भी हमने बात कर ली। दूसरा होता है लिक्विडिटी, कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसमें प्रॉपर्टी में तो खैर नुकसान भी हो जाता है जल्दी बेचो तो। शेयर्स जो है 2 दिन में आप बेचें, बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। अच्छा। आज बेचेंगे 2 दिन बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल। वो 2 दिन भी इस वजह से क्योंकि 2 दिन में शेयर्स सेटल होते हैं। इसको भी जो है SECP 1 दिन पे लेके आ रही है, तो थोड़े टाइम बाद ये 1 दिन हो जाएगा। आज बेचे, कल पैसे आपके अकाउंट में। ठीक है। और जो तीसरी चीज़ होती है ना, वो होता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी है, अब एक बंदा है उसने एक प्लॉट लिया हुआ है 4 करोड़ का, एमरजेंसी आ गई, कोई हेल्थ एमरजेंसी आ गई, कोई और चीज़ आ गई, 25 लाख रुपए चाहिए, वो तो थोड़ा सा हिस्सा तो नहीं बेच सकता, पूरा ही बेचना पड़ेगा। कमरा तो नहीं बेच सकता उसका प्लाट का एक टुकड़ा तो नहीं बेच सकता, वो भी उसमें भी जो है फिर रियल एस्टेट जो है वो फंस जाता है।
और शेयर आप 100 रुपये के भी बेच सकते हैं, बड़ी अच्छी मिसाल है, 1 करोड़ के भी बेच सकते हैं, 10 लाख के भी, जितनी ज़रूरत है। डिविजिबिलिटी भी है उसमें। हाँ। तो ये पूरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े लोगों ने सोच के आज से 200-300 साल पहले स्टॉक मार्केट को डिज़ाइन किया था। पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया उसको। उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है, उसमें डिविजिबिलिटी भी है, उसमें लिक्विडिटी भी है, उसमें नए बिजनेस आते हैं वो भी हैं। लेकिन पाकिस्तान में ना ज़रा इसको सीक्रेट को छुपा के रखा हो। हाँ। हालांकि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, इसकी जो रियलिटी है, जो रिटर्न्स हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन बस किसी वजह से लोगों तक जो है ना हम कन्वे नहीं कर पाए। अच्छा, गोल्ड भी फौरी तौर पे कन्वर्ट हो जाता है, वो कैश। लेकिन अब एक सवाल बिल्कुल, फिर ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब सुनने वाले हमारे सोच रहे हैं यार मैंने प्लॉट लिया था 4 लाख का था, 4 करोड़ का हो गया, कागजों में तो दिख रहा है ना, कम से कम मेरी रिटर्न में आ रहा है, ठीक है जी। मैंने गोल्ड लिया, अब मैं यहाँ तो लिखवाता उसको अपने रिटर्न में कि मेरी एसेट्स में मेरे पास 100 तोले गोल्ड पड़ा हुआ है। अगर नहीं लिखवाया तो फिर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, बैंक में नहीं ला सकते। लाएंगे तो टैक्स का नोटिस आ जाएगा, और इस्तेमाल कर लें आप उसको। वो वाली बात है कि उसमें से 100 तोले में से 10 तोले इस्तेमाल कर लें आप, कोई मसला नहीं है, वो 40 लाख रुपए बन जाएगा इस वक्त में। लेकिन अगर बात करें हम शेयर्स की, तो वो जितने चाहें, या फर्ज कीजिए 4 करोड़ रुपया ही हमने जो 2 दिन के नोटिस पे मिल जाता है, बैंक अकाउंट में आ गया, टैक्स पड़ता है उस पर? स्टॉक मार्केट में अच्छा, इसमें ना डिफरेंट क्योंकि टैक्स थोड़े से चेंज हुए हैं ना। तो अगर तो आपने 2013 से पहले के लेट से शेयर लिए हुए हैं तो फिर उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं है, यानी कि जो मुनाफा भी कमाए ना उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। इसी तरीके से फिर लेटेस्ट जो टैक्स चल रहा है उसके हिसाब से सिर्फ जो मुनाफा होगा उस पर 15% टैक्स होता है। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और वो बढ़ के 2 करोड़ हो गए, अभी वैसे तो ज़रूरी नहीं है, कंपाउंडिंग में अगर बिज़नेस अच्छा है तो आपने उसको बेचना नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप बेचेंगे तो फिर जो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उस पर 15% टैक्स होगा। अच्छा, गोल्ड की जैसे आपने बात की, तो एक और चीज़ भी दुनिया में नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के केस में ना इस चीज़ को भी देखना चाहिए, सेफ्टी। रखना कहाँ? हाँ, गोल्ड रखना किधर है? ओहो। तो ये एक है कि वही घर में रखा हुआ है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बैंक के लॉकर में भी बारिशें हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, इतने सालों बाद लोग जाते हैं देखते हैं उधर कुछ होता नहीं है। तो वो सेफ्टी वाला एंगल भी बाहर के मुल्कों में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ लीगल तरीके से चल रहा होता है, कस्टडी भी सही होती है। शेयर्स की सेफ्टी बहुत अच्छी है। शेयर्स की सेफ्टी जो है वो आपके नाम पे होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का इदारा CDC सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, 2 दिन में अपडेट हो जाता है। तो वो एंगल भी शेयर्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शेयर्स में आपको कोई भी प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन टैक्स या आपको डिविडेंड आएगा, जैसे कंपनीज अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं उस पर भी 15% टैक्स होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं अगेन हम एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी गुफ्तगू के, क्योंकि सुनने वाले देख रहे होंगे, अब एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे लग रहा है जैसे क्लास 1 से 2, 3, 4, 5 और रियल टाइम सिचुएशंस को डिस्कस करते करते हम आगे बढ़े। अब आ जाते हैं सर, आपकी अपनी सर्विसेज वो क्या हैं, वो किस तरह से हैं और वो किन के लिए हैं? यानी देखें, वैसे तो जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है वो सबके लिए अवेलेबल है, थोड़ी पैसे हैं, ज़्यादा पैसे को मसला नहीं है। मैं चंद दिन पहले एक ग्रुप था, वो सोलर का काम करते हैं, बिजनेस है उनका, तो मैं गया तो उन्होंने कहा जी हम सिर्फ इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्री के लिए हम अवेलेबल हैं, हम उसको रेजिडेंशियल को इंटरटेन ही नहीं करते, हम रिकमेंड कर देते हैं। और मैंने कहा कोई सिस्टर कंपनी बना लो, कहते नहीं सर हम ये करना ही नहीं चाहते, हमने सिर्फ इंडस्ट्री को सोलर लगा के देना है, हमारा और कोई टारगेट नहीं है, हम बड़े कंफर्टेबल हैं, हमारे पास बड़े क्लाइंट्स हैं और हम जो है जी वो ये 10 kV 20 kV 30 kV लगाते नहीं है, हम जो है ना जी इंडस्ट्री को लगा के देते। तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो किन लोगों के लिए? हमारी सर्विसेज ऑलमोस्ट, हम लोगों का तो विजन, मैंने खुद पहले इसको एक ड्रीम बनाया था अपना, मतलब एक मेरी ड्रीम है कि 2030 तक ना पाकिस्तान में 1 मिलियन लोग जो है ना वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाले रास्ते पे चल पड़े। फिर जब हमने इसकी कंपनी फॉर्म की तो उसको विजन 2030 का नाम दिया। अच्छा जी। कि जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है कि 2030 तक, अगले 5 सालों बाद 1 मिलियन लोग जो है ना पाकिस्तान में वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। फिर हमने उसको और ब्रेक डाउन किया कि इसको अचीव कैसे करना है। तो उसमें हमने पूरा बनाया कि इसको अचीव करने के लिए ना हमें पूरा जो है लोगों को माइंड चेंज करना होगा, उनको कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, यूट्यूब चैनल के थ्रू ही जो है लोग अचीव कर सकते हैं। फिजिकल इवेंट्स आप कितने करा लेंगे? बिल्कुल ठीक बात। हाँ, तो हमने 2 जो चीज़ें सबसे ज़्यादा लोगों को घबराहट देती थी, एक ये जो बूम बस साइकिल में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमने उनको पूरा गाइड किया कि आप देखें पिछले 20-25 सालों में जो है क्या कुछ नहीं हुआ, फिर भी इतनी अच्छी कंपाउंडिंग हो रही है। फिर दूसरी चीज़, उनको ना कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी,
कि कंपनी करती क्या है, ताकि वो एक अंदाज़ा लगा सकें कि इस कंपनी की वैल्यू क्या बनती है। उसके लिए सारी डिटेल्ड जो है वो वीडियोस बनाई। तो विजन 2030 में हमने जो 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कराना है, फिर हमने अपनी कंपनी का एक और साइड भी एक्सप्लोर की। ये तो फाइनेंशियल फ्रीडम वाली साइड हो गई। दूसरी होती है कि आपने अपने हीरोज से जो सीखा होता है। अब जैसे वॉरेन बफेट दुनिया में क्यों मशहूर है, क्योंकि पिछले 70 सालों में ऑन एवरेज अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने एक साल में 10% रिटर्न दिया है। ठीक सर। लेकिन वॉरेन बफेट ने 20% कमाया है। इसी वजह से लोग जानते हैं ना उसको, वरना तो और कोई वजह नहीं है। तो ये वाला एंगल भी हमने ऐड करना था अपनी कंपनी में। उसके लिए फिर हमने जो है अपने क्लाइंट्स के लिए भी, सबके लिए भी एक पूरी टीम डेवलप की, जिन्होंने सारी कंपनीज़ को रिसर्च किया, ताकि अगर एक साल में लेट से 30% प्रॉफिट आ रहा है तो हम लोग 40 लेकर आएँ। उसके लिए फिर हमने उसको लोगों को सिखाने के लिए, लेट से किसी के पास थोड़ा सा सरमाया है, 10-15 लाख रुपए हैं, उसको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाने के लिए एक फास्ट ट्रैक सोल्यूशन चाहिए। वैसे तो हमारी कोशिश है, जब देखें विजन 2030 में 1 मिलियन लोग हैं, और जो हमारा दूसरा टारगेट है वो है कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक 10,000 लोगों की आर्मी बनानी है। अच्छा। इन लोगों को हमने खुद सिखाना है, बगैर बंदूक के। रिटेल इन्वेस्टर्स की इनके पास इन्वेस्टर सारे इन्वेस्ट करे होंगे, बगैर बंदूक की आर्मी है। प्लीज ये सुन लें, लफ्जों से अच्छा लफ्जों से ठीक हो गया। तो 1 मिलियन का सिर्फ 1% जो है ना, वो हम लोगों ने खुद ट्रेन करना है। बाकी लोग यूट्यूब चैनल से और जो कंटेंट हम बना रहे होते हैं उससे ट्रेन होंगे। हाँ। तो जो वो जो 10,000 लोग हैं उनको, उसको भी हमने 2 में डिवाइड कर दिया। एक है हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, यानी कि अगर किसी के पास लेट से 10 लाख 20 लाख, अब वो उसके पास इतनी सेविंग हो गई है कि अब वो सोच रहा है कि अब मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम जो अचीव करना है ना, वो करना भी अच्छे तरीके से है, और उसमें कोई भी अगर चीज़ है जिसका मुझे पता होना चाहिए वो मैं पहले से ही सीख लूँ। तो एक हमने पूरा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है ना डिज़ाइन किया, जिसमें मुल्क की जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे अभी हम ऑयल एंड गैस की बात कर रहे थे, गाड़ियों की बात कर रहे थे, फर्टिलाइज़र की बात कर रहे थे, उनको वो सारे सेक्टर्स अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी। यानी कि उनको पूरा समझ आ जाए कि अगर एवरेज कंपनी हमें 4 साल में पैसे डबल करके देती है, तो वो कंपनी जो 3 साल में पैसे डबल कर सकती है वो कैसे ढूंढनी है। और ये बड़ा लेंथी कोर्स होता है। 17 से आप इसकी क्लासेस पढ़ाते हैं? इसकी डिटेल्ड क्लासेस होती हैं, तकरीबन 16 से 17 लेक्चर्स होते हैं। 1 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर होता है और फिर 3 घंटे का Q&A होता है, क्योंकि असल चीज़ तो Q&A है ना, और वो लाइव होता है। मतलब हम लोग सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, केस स्टडीज़ भी होती हैं, मॉडल पोर्टफोलियो भी बना के देते हैं। तो ये हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास डिज़ाइन किया कि एक दफ़ा आपने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि वॉरेन बफेट भी कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योर सेल्फ। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके आप जितना रिटर्न कमा सकते हैं वो कोई कुछ भी नहीं है। वो खुद भी ना थोड़े से शाय पर्सन होते थे। 1950s या 60s में उन्होंने डेल कार्नेगी, उस वक्त के नंबर 1 कोर्स किया, उनका कोर्स किया। कहते वो मेरी नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है। हालांकि उन्होंने एप्पल के शेयर्स खरीदे हुए हैं, कोका कोला के शेयर्स खरीदे हैं, कहते लेकिन मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो $100 का कोर्स था। क्या बात है। मैं बल्कि कोट करता जाऊँ अब्दुल रहमान नजम, मैं किसी ज़माने मेरी बड़ी वीडियो वायरल हुई, ये जब वाक़या मैंने सुना, उनकी कोटेशन मैं इसलिए दोहरा देता हूँ और थोड़ा सा उसको समझा भी देता हूँ, फिर मैं सवाल की तरफ भी जाऊँगा। कि किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा कि मेरे पास बहुत थोड़े पैसे हैं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो उन्होंने कहा खुद पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो पूछने वाले ने पूछा कि जी वो थोड़े पैसे हैं तो मैं खुद पे कैसे इन्वेस्ट करूँ। उनका किताब खरीद लो, किताब खरीदो, पढ़ो, वो जो तुमने सीखा होगा उस पर अमल करो। ठीक है जी। उसने कहा कि जी नहीं वो ज़्यादा नहीं है समझाने के लिए, ऑनलाइन सस्ता सा कोर्स कर लो। अब तो यूट्यूब एक फ्री नॉलेज की चीज़ हो गई, पूरी फैक्ट्री लगी पड़ी है जी। तो मैंने एक ऐड किया इसमें एक चीज़ ऐड की आपकी इजाज़त से। अगर मेरा ये दिल कहता है कि अगर वॉरेन बफेट भी इसको सुने तो अप्रिशिएट करेंगे, बड़ा ज़बरदस्त। तो बिल्कुल ही थोड़े पैसे, यानी कि यार 2 चाय की प्यालियों के पैसे। तो बड़ा आसान तरीका है, इन्वेस्ट कीजिए, एक काबिल बंदा ढूंढिए, उसको चाय की प्याली पिला दीजिए, उसे कॉफ़ी ऑफ़र कीजिए, उसके साथ जो कंपनी आपको जो टाइम मिलेगा, आप इतना कुछ सीख लेंगे उस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से, जो किसी वक्त में आप मुड़ के देखेंगे और कहेंगे कमाल हो गया। अब सर अगला सवाल आ जाता है, और ये एक अगेन बड़ा अहम एरिया, आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ानी चाहिए? मैं आज से 20 साल पहले, इट वाज 2005, मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी किताब 19 साल पहले, रिच डैड पुअर डैड, फेवरेट किताब है मेरी। मुझे पहली बार पता लगा कि जी ये कैश फ्लो जो है ना, इसके 4 क्वाड्रेंट हैं।
जॉब एक सोर्स है, सर्विसेज है, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट। और फिर मैंने किताब पढ़ी वाई ए ग्रेट स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेट स्टूडेंट, लीन स्टार्टअप पढ़ी और बड़े बड़े कमाल मुझे आइडियाज़ मिले। लोकल में कई लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। तो आप नहीं समझते स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए? अच्छा, मैंने पढ़ाई हैं, वैसे बताऊँ, बच्चों को मैंने इनकरेज किया। तो मेरा बेटा 17-18 साल की उम्र से पिछले कुछ साल दो में कारोबार कर रहा है। इस वक्त उसका ब्रांड है, यंग CEO है, 18.5 साल उसकी उम्र है। उसके जिस दिन ID कार्ड बना है, यानी बर्थडे पे, 18वीं बर्थडे पे, सबसे पहली चीज़ जो मैंने गिफ्ट की है उसको मैंने टैक्स में रजिस्टर करवाया कि भाई तुम रजिस्टर्ड हो गए तो टैक्स दोगे ना जी। तो ये जो ज़रूरी है यंगस्टर्स को रेडी करना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, और इन्वेस्टमेंट का एक फाइनेंशियल जो एक इल्म है, पैसे की मैनेजमेंट का, वेल्थ की मैनेजमेंट का, वो सिखाना बड़ा ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है ये तो मतलब कि शायद दुनिया अगर पिछले 2-3 सालों में कोई काम नहीं कर पाई उसमें से एक है। और जो मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है ना, जब वर्ल्ड वॉर और इस तरह की चीज़ें हुई ना, तो या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, तो दुनिया में देखा गया कि हमें जो है ना वर्क फोर्स तैयार करनी है, ठीक है जी, जो कि ये सारी चीज़ों को चला सके। हमें माइंड्स नहीं तैयार करने। तो और पूरा स्कूलिंग सिस्टम, जैसे आप देखें ना, जो बेल बजती है स्कूल में सुबह, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बजती होती थी फैक्ट्री वर्कर्स को बुलाने के लिए, एक जगह गैदर हो जाओ। हाँ। तो ये जो स्कूलिंग सिस्टम है ना, थोड़ा सा एक जो पूरी इंडस्ट्री और इस तरह की चीज़ें आपने बनाई थी ना, उनको चलाने के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्कुल नहीं है। मैं जिन सारे इन्वेस्टर्स को फॉलो करता हूँ, एक उनमें से है जो कि जाके ना थोड़ा सा एक कोर्स पढ़ाते हैं, छोटा सा जैसे मिनी मॉड्यूल होता है ना, एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में। बाकी सब जो हैं वो मतलब कोई किसी यूनिवर्सिटी में वैल्यू इन्वेस्टिंग, कंपाउंडिंग, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। तो हम खुद भी जो काम कर रहे हैं एक तरह से, आपने भी जैसे किया है पिछले इतने सालों में, वो पूरा गैप एक फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में स्किल्स और इन्वेस्टिंग करके कंपाउंडिंग करना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। तो हम लोग भी जो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में करते हैं, एक तरीके से वो गैप ही फिल कर रहे होते हैं। लोग जो है वो बड़े हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, MBA कर लेते हैं, जॉब में भी 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन ये वाला एंगल कहते हैं हमें किसी ने बताया ही नहीं। और ये क्लास आपकी कितनी देर की होती, कितने अरसे की होती, और ये कितनी तरह की क्लासेज हैं? अच्छा, ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास काफ़ी फुल फ्लेज्ड, मतलब इसमें जो थिंकिंग प्रोसेस था ना, जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे थे, वो ये था कि मैंने और हमारी टीम ने पिछले 6 सालों में जितना भी सीखा है वो हम शेयर कर दें। मतलब कंप्लीट नॉलेज ट्रांसफ़र, कंपनी लेवल पे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कंपाउंडिंग से रिलेटेड, बूम बस्ट साइकिल। तो पूरा जो है हमने 17 से 18 लेक्चर्स, 17 से 18 हफ्ते, यानी कि ऑलमोस्ट 4 महीने, एवरेज 4 घंटे का एक लेक्चर, 1 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर, फिर उसका Q&A, फिर आपको मॉडल पोर्टफोलियो मिल जाता है, आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं। कम्युनिटी कितनी ज़रूरी होती है, उसके फ्यूचर में फिर जो सारी डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर भी हम लोग सेशंस कराते रहते हैं। तो अगर आपकी अभी सेविंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 लाख हैं, तो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास आपके लिए वन टाइम बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन है। अच्छा। अब जिन लोगों के पास लेट से 50 लाख या उससे ज़्यादा का सरमाया है, अब वो चाह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए जो वॉरेन बफेट ने किया ना, वो पाकिस्तान में करे। यानी कि एवरेज रिटर्न अगर 20 आ रहा है तो मुझे वो 25-30 ला के दे, ताकि मेरी और कंपाउंडिंग अच्छी हो। वो हम लोग करते हैं एडवाइजरी सर्विसेज में। एडवाइजरी सर्विसेज में मकसद है कि स्टॉक मार्केट से ज़्यादा जो रिटर्न लाना है, यानी कि जो एवरेज बिजनेसमैन कमा रहा है, देख के क्या हालात चल रहे हैं, कौन सा बिज़नेस ज़्यादा अच्छा है, एवरेज बिज़नेस को बीट करना है, टॉप बिजनेसमैन की तरफ जाना है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी 1 साल जो 2025 चल रहा है ना, अभी इसमें तो वैसे ही स्टॉक मार्केट के इतने अच्छे कोई 80-90% के प्रॉफिट चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जो कंपनीज़ है ना, उसका इससे भी ऊपर 10% चल रहा है। सही। तो जो लोग इसमें फिर इनरोल करते हैं उनको फिर हम लोग पूरा एक्सप्लेन भी करते हैं, मंथली कॉल्स भी होती हैं, पूरा बताते हैं। ऐसे नहीं करते कि ये कंपनी इस रेंज में ख़रीद लेनी है, ये यहाँ तक जाएगी, ये इसकी टारगेट प्राइस है, आप भी ख़रीद लो। एक कंपनी ख़रीदते हैं, उसका पूरा वॉइस नोट जाता है डिटेल्ड कि इस कंपनी को हमने क्यों ख़रीदा है, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसकी रियल वैल्यू क्या है। फिर उस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी लोगों के लिए बना के दे देते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने देखा है जब हमारे पास लोग आए थे ना पहले, और शुरू में आपके साथ वही लोग आते हैं जो पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होते हैं। ये तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे नए लोग आते हैं जिन्होंने पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो जो लोग शुरू में भी आए थे
वो 5-5, 10-10 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। ठीक है। लेकिन कहते थे कि आज तक हमें किसी ने इतने अच्छे तरीके से समझाया ही नहीं कि हमारे पास अगर 1 करोड़ की सेविंग थी ना तो हम मुश्किल से 15 लाख लगाते थे बस। इससे ज़्यादा जो है ना हमें कन्विक्शन नहीं होती थी कि कुछ भी हो सकता है, इधर का कुछ पता नहीं। लेकिन अब वही लोग सारी चीज़ें जब उनको समझ आ रही हैं तो उन्होंने 40-50 रुपये लगाए हुए हैं 100 में से 50% ऑफ सेविंग्स। तो जितनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सेविंग्स पे अच्छी कंपाउंडिंग होगी वो जो है फिर तो इसमें एडवाइजरी सर्विस में मकसद होता है एक तो जो नॉर्मल रिटर्न आ रहा है जो आप खुद भी ला सकते हैं आंखें बंद करके, उससे ज़्यादा आए, और दूसरा आपको इतनी नॉलेज मिले, आपको इतनी कन्विक्शन आए कि आप जो है अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 40, 50, 60 रुपये लगाएं ताकि ज़्यादा अमाउंट पे ज़्यादा कंपाउंडिंग हो। तो ये हम लोग सारा कुछ जो एडवाइजरी सर्विसेज में करते हैं। लेकिन ये कोर्सेज जो हैं ये फिज़िकल हैं, ऑनलाइन हैं, इनका फॉलोअप है, जो कोर्स का दौरानिया है या दिन कैसे इंतखाब उसका करते हैं? क्योंकि देखिए हमें सुनने वाले अब्दुल रहमान नजम साहब, बड़ी दुनिया ऐसी है जो जॉब कर रही है, बड़ी दुनिया पढ़ रही है, और कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बड़े इस्टेब्लिश हैं लेकिन इस तरफ आने का सोचा ही नहीं है। और फिर सबसे बढ़ के हम पाकिस्तानी फौरी तौर पर सोचते हैं कितने का कोर्स है पैसे कितने खर्चने। तो ये क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए इसमें अब है डिजिटल का ज़माना, हम चाहें तो फिज़िकल भी कर सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान से बाहर भी लोग होते हैं, कराची के भी लोग होते हैं, लाहौर के भी लोग होते हैं, तो जूम पे हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। रिकॉर्डिंग्स 100% अवेलेबल होती हैं, और वो अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो कि हमें जो है कोई बैक एंड पे कोई मसला हो जाए। हमारा तो पूरा प्लान है कि ये हमेशा आपके पास रहेंगी, ये नहीं होगा कि 6 महीने बाद जो है वो डिसेबल हो गई। तो रिकॉर्डिंग्स इवन Q&A की भी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर जो होता है ना वो रख लेते हैं, Q&A को शेयर नहीं करते। बल्कि हमारे एक बैच में ना एवरेज 150 से 200 बंदे होते हैं, कॉल में मुश्किल से 70 लोग आते हैं, 50 से 70 लोग, क्योंकि बाकियों को पता है कि इतने ज़्यादा लोग हैं कि अगर मैं नहीं भी आऊँगा ना तो वही सारे सवाल बाकियों ने पूछ लेने। तो वो जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती है उससे भी सबको फ़ायदा होता है। सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। हम लोग खुद भी जो लोग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास करते हैं उनको बाद में भी सारे एलमनाइज को ना उनके साथ सेशंस कराते रहते हैं। 6 महीने बाद किसी सेक्टर में कुछ बड़ा तब्दील हो गया तो उनको एक्सप्लेन कर दिया आपने ये सीखा था, अब इसमें एक ये नई चीज़ आ गई है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। इसके बाद जो है ना आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई घबराहट नहीं होगी, कंपनी से रिलेटेड हो या ये जो रोज़ की ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, आप एक पूरा प्लान बना लेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, आप कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टिंग करेंगे। और ये जो हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है ये तकरीबन 140,000 का होता है। आप सोचें आप यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस देते हैं, स्कूलों में कितनी फ़ीस देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी कोई सिखाता नहीं, कुछ भी नहीं। सही। हाँ, तो मैं कहता हूँ जिसके पास थोड़ी सी सेविंग हो गई है वो फिर इसमें इनरोल करके अपना पूरा प्लान बना सकता है। अच्छा, कुछ लोग इस तरह के भी आते हैं, जैसे पाकिस्तान की जो टॉप बिजनेस फैमिलीज है ना, वो अपनी यंग जनरेशन को कहते हैं आप ये सीखे। वो पिछली अभी जो हमारा ख़त्म हुआ है ना वो गर्मियों की छुट्टियों में था ना, उसका जुलाई से लेके सितंबर में ख़त्म हुआ है। तो ऑलमोस्ट 10% लोग तो वो थे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे और वो छुट्टियों पे आए थे। ठीक है। उन्होंने खुद नहीं बाय किया, उनके पेरेंट्स ने उनको लेके दिया, ये तुमने करना है गर्मियों की छुट्टियों में। मतलब वो भी देखते हैं कि ये जिस तरह से बिजनेसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, उनका खुद का जो बिज़नेस होता है ना, जब उस पर कभी कोई जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, लेट से किसी की टेक्सटाइल की कंपनी, हमने कोई टेक्सटाइल की वीडियो बनाई तो वो खुद भी सुन के देखते हैं कि हाँ वाकई में ये ऐसे ही नहीं कि बस ये चीज़ ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इसको पता है पीछे बिजनेस पे क्या हो रहा है। तो वो पूरी एक मेहनत है 5-7 सालों की। तो आप सारा कुछ खुद पढ़ाते हैं या साथ ट्रेनर्स हैं, टीम है जिनके साथ मिलके सारा एक्टिविटी परफॉर्म होती है? नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं पूरा सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जो है मैं खुद ही लीड करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमारे भी एनालिस्ट ट्रेन हो रहे हैं, तो जो हम देखते हैं कि उस लेवल पे ट्रेन हो गया है कि अब वो मेरे साथ मिल के Q&A सेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो फिर हम उनको मौका देते हैं। तो अब पिछले 2-3 बैचेस में जिसको हम देखते हैं कि अब वो इतना केपेबल हो गया है कि लोगों के सारे सवालों के सारे अच्छे जवाब दे सकता है, फिर हम उससे कहते हैं कि ये सेशन आप भी करें, लेकिन फिर भी हम सुपरवाइजरी में उधर मौजूद होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ जाता है हमारा गुफ्तगू का एक ऐसा हिस्सा जिसमें बड़ी दुनिया ऐसी है जिनको एक पर्सनल एडवाइज़र चाहिए होता है। मैं ज़ाती तौर पे अगर बताऊं कि बेशुमार मेरे कॉर्पोरेट में बड़े क्लाइंट्स हैं, और अब्दुल रहमान नजम साहब मैं आपको बताता चलूँ, मैं इन्हें पोस्ट नहीं करता। किस ज़माने में पोस्ट करता था। सोसाइटी में 3 ऐसे फैक्टर्स हैं कि मुझे लगता है इन्हें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी में कह लीजिए, या मैं 3 फैक्टर्स को मैं कन्विंस्ड हो चुका हूँ। एक तो बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे कई कस्टमर्स चाहते नहीं हैं कि हमने जो एक्टिविटी की है उसको पोस्ट किया जाए।
कोई सेशन है, कोई टॉप का मेरा क्लाइंट है, वो कहता है नहीं सर ये हमारी इंटरनल एक्टिविटी थी, आपको इसको सोशल मीडिया की नज़र नहीं करना, हमारे रिकॉर्ड के लिए पिक्चर्स आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। दूसरी जो है ना जी वजह वो ये होती है कि मैं कहता हूँ यार मैं अगर करूँगा तो कईयों के लिए ना वो होगा एक हाय होगी, हसद होगा, कईयों की नेगेटिविटी जागेगी। हज़रत अली करबला वजह का कौल है कि अपनी नेमतों को छुपाओ, जो नेमत है ना वो, या इरादा भी छुपाओ, क्योंकि नेमत और इरादे के ऊपर भी कई लोग नेगेटिव एक आंख रखते हैं, मनफी आंख रखते हैं। तीसरी जो बहुत बड़ी वजह है कि मैं अपने जो बड़े ही पर्सनल क्लाइंट्स हैं उसमें अब क्लाइंट्स क्लासरूम से निकल के 1-to-1 पे चले जाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमें क्लासरूम नहीं, हमें सर CEOs हैं उसमें टॉप कह लीजिए लीडिंग इलीट है इस मुल्क की, मैं नाम नहीं ले रहा, मतलब इस मुल्क के मिलिट्री के लोग भी हैं, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, इस मुल्क के जजेस हैं, इस मुल्क के कह लीजिए बिजनेस के लोग हैं, बड़े बड़े नाम जिनकी 1-to-1 काउंसलिंग, कोचिंग, समटाइम पेरेंटिंग पे, समटाइम को वर्क लाइफ बैलेंस है, समटाइम को ज़िंदगी का फैसला करना है, फिर सबसे बढ़ के मैरिज। बहुत तेज़ी के साथ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। सिर्फ 1 सितंबर पीछे गुजरी है, लाहौर में जो उस दिन रजिस्टर्ड केसेस थे तलाक और खुला के वो 454 थे एक दिन के अंदर, तो वो 1-to-1 भी रब्ता करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्लासरूम एक बड़ी एक इलीट बेहतर क्लास जो है, उसके अलावा भी तो कोई हो सकता है ना जो कहे नहीं जी अब्दुर्रहमान नजम साहब मुझे 1-to-1 आपसे कोचिंग चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं? अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ के CEOs, बिजनेस ओनर्स, इवन मेरे भी जो अपने दोस्त हैं जिनकी अपनी लिस्टेड कंपनीज़ भी हैं, सो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में क्योंकि ना सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं और अब आप रिकॉर्डिंग भी अपने एंड पे देख सकते हैं, तो उसमें अभी तक हमें फील नहीं हुआ कि हम उसको 1-to-1 बेसिस पे करें, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं, फिर बाद में आपकी जो भी नीड है उसके हिसाब से सेशन अरेंज हो जाता है। जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं उसमें बियॉन्ड अ सर्टन पॉइंट जो है हर किसी की नीड्स अलग होती हैं, हर किसी का गोल्स अलग होते हैं, हर किसी ने एडवाइस भी चाहिए होती है कि मेरे पास थोड़ा सा रियल इस्टेट भी है, गोल्ड भी है, अब मैं क्या करूं एग्जैक्ट टोटल। और फिर एक टाइम के बाद जब इन्वेस्टमेंट साइज़ बड़ी हो जाती है ना, तो आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते जो लेट से बहुत छोटी हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को भी ट्विक करना होता है। तो उसमें हम बिल्कुल 1-to-1 लेवल पे जो है वो करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग हमारे जो एडवाइजरी सर्विस में होते हैं, अब पिछले 1-1.5 साल में सबके जो है ऑलमोस्ट रिटर्न जो 100% से ज़्यादा आए हैं। तो जैसे जैसे वो अमाउंट वो क्रॉस करते हैं तो फिर वो 1-to-1 एडवाइजरी में भी शिफ्ट हो जाते हैं। अगेन जैसे आपने कहा ना, हम लोग भी इसको एडवर्टाइज नहीं करते, हम इसके बारे में बात करते ही नहीं है। हाँ। जिसकी नीड होगी ना वो जब हमारे पास खुद आता है तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। और वैसे भी देखें अब्दुर्रहमान नजम साहब, हम बहुत से लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते, तो हमें भी सिलेक्टिव होना पड़ता है। मतलब एक ऐसी स्टेज मेरी लाइफ में तो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन आपकी लाइफ में भी आ गई होगी, जहाँ पर आप अपने क्लाइंट को या कह लीजिए अपने स्टूडेंट को, अपने कह लीजिए फॉलोअर को अपनी सर्विसेज या अपने करीब आने का मौका अपनी चॉइस से देते हैं। अनकंफर्टेबल, या मेरे पास टाइम है, या हमारे में कुछ ऐसा जुड़ता है कि हम साथ चल सकते हैं, या मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए वाकई, या आप में कुछ ऐसा है कि मैं चाहूँगा मैं आपको सिखाऊं, तो ये चीज़ें भी सामने रखते हैं आप जो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मकसद, जैसे हमारी जो एडवाइजरी की मंथली कॉल भी होती है ना, उसमें हमने एक रूल बनाया हुआ है, जब तक क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे ना कॉल चलती रहेगी। अच्छा, महीने में 1 दफ़ा होगी, लेकिन जब तक सारे सवाल ख़त्म नहीं हो जाएंगे वो कॉल ख़त्म नहीं होगी। तो लोगों को पूरा मौका मिलता है, बल्कि जब थोड़ी लंबी हो जाए तो लोग बल्कि क्या ही रहे होते हैं कि चले अब एंड कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं कि लोग जो है 100% सेटिस्फाइड भी रहें, सारे उनके सवालों के जवाब भी हो जाएं, और आप भी जो है अपने एंड पे सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से डिलीवर करें। तो बस सोच के जब भी किसी का कोई भी मसला हमारे साथ शेयर करता है वो, तो हम फ़ौरन उसको रिव्यू करते हैं कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अमेरिका में तकरीबन 50% लोग इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में 1% करते हैं। इतना जो गैप है, इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? देखिए, अमेरिका में बिल्कुल, अब बल्कि जैसे ट्रम्प टेरिफ जब चलते हैं ना, तो सबसे पहली खबर CNBC पे होती है कि जो रिटायरमेंट फंड्स थे ना, जिसमें लोगों ने अपनी रिटायरमेंट डाली हुई थी, उनका नुकसान हो गया। यानी कि आम बंदे के नुकसान की बात होती है। पाकिस्तान में बल्कि आपने 1% का, अभी ये हैं तकरीबन 0.2%, 25 करोड़ लोग हैं और तकरीबन 5 लाख जो है ना वो इन्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा। और ये नंबर अभी डबल हुआ है।
अच्छा पहले 2.5 लाख होता था। अच्छा जी। तो मैंने भी इसमें बहुत देखा कि क्या वजह है, और पिछले 2-3 सालों में जैसे पाकिस्तान के हालात बदले हैं, हुकूमत ने भी इस पे 2 कदम अच्छे लिए। एक 2022 में आसान अकाउंट शुरू हुआ। आसान अकाउंट है कि आपने अगर 10 लाख तक इन्वेस्ट करना है ना, आपको सिर्फ शनाख्ती कार्ड चाहिए। तो आप सोचें इससे कितने ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं चाहिए। हाँ। इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग हो गए हैं जो ओवरसीज़ रहते हैं, और ज़ाहिर है इनकी इनकम बेहतर है, इसमें से एक अच्छी परसेंटेज जो है इन्वेस्ट कर सकती है। एक और भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा। लोगों के ना माइंड में ये भी होता है कि पाकिस्तान में रुपए में तो रिटर्न अच्छा है लेकिन डॉलर में अच्छा नहीं है। हमारे पास अगर बाहर पैसे होंगे ना तो फिर हम बाहर के रियल एस्टेट और बाहर के स्टॉक्स खरीदेंगे। लेकिन ये भी गलत है। आप अगेन 1999 से डॉलर में भी अगर प्रॉफिट देखेंगे तो पाकिस्तान ने इंडिया को भी बीट किया है और अमेरिका के दोनों इंडेक्सेस को भी बीट किया है। तो अमेरिका की टॉप कंपनी से भी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इधर के बिजनेस ओनर्स कमा रहे हैं डॉलर्स में। सो ये भी हम वीडियो ना इसमें ऐड करेंगे, लोग सब देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इससे क्लियर होती हैं। मैं छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। आज तो हमारे इन्वेस्टर्स 5 लाख हैं, लेकिन मैं ऐसी 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द 3-4 सालों में 20 से 30 लाख पे पहुँच जाएंगे। 2 चीज़ें जैसे मैंने आपसे शेयर की, एक आसान अकाउंट और एक जो बाहर के लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं बगैर यहाँ आए, मतलब ऑनलाइन ही उनका अकाउंट खुल जाता है, सब कुछ हो जाता है और वो बाहर से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अपने पैसे वापस भी लेके जा सकते हैं। सही। एक ये भी बड़ी चीज़ होती है कि पाकिस्तान में जो पैसे भेज दिए ना वो वापस नहीं जा सकते। तो 2021 में स्टेट बैंक ने पूरा एक सिस्टम बनाया, रोशन डिजिटल अकाउंट। अच्छा जी। उसके थ्रू आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप वापस भी लेके जा सकते हैं, और अगेन उसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो भी बहुत ईजी कर दिया। बिल्कुल ठीक जी। ये 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ ये कि इंडिया में भी जो ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टिंग शुरू की ना वो की आज से 10 से 15 साल पहले, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब पे फाइनेंस पे बातें करने वाले लोग आ गए। ये जो इनके सारे चैनल्स जो आज मिलियन के फॉलोअर्स हैं, ये तकरीबन 10-12 साल पहले सब शुरू हुए थे। ठीक जी। पाकिस्तान में भी ये 1 साल पहले शुरू हो गया। अब आपने देखा 3-4 अच्छे एक चैनल्स बन गए हैं पाकिस्तान में जो कि अच्छा लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं ना, ये मेरे हिसाब से ये जो 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं इनको 20-25 लाख पे लेके जाएंगे अगले 3-4 सालों में। अच्छा, अब रैपिड फायर है जी हमारा, ये हमने तमाम जो CEOs आते हैं और हमारे जो टॉप के कंसल्टेंट्स आते हैं उनसे लाजमी रैपिड फायर करते हैं आप ही की फील्ड के बारे में। इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जो बेहतर हैं और क्यों हैं, ये आपने बताना जी। ऑब्वियस है शेयर खरीदने के हवाले से, लकी सीमेंट या इंडस मोटर? इंडस, दोनों के रिटर्न्स पिछले 20-25 साल में देखें ना अच्छे हैं, दोनों ने बहुत अच्छी कंपाउंडिंग की है। लेकिन अभी हुकूमत चेंज करने जा रही है ऑटो इम्पोर्ट पॉलिसी, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो है ना इम्पोर्टेड अलाउ होंगी, और वो 5 साल गाड़ी जो है बहुत सस्ती होती है दुनिया में, और पाकिस्तान में बहुत सस्ती आ सकती है। तो इस वजह से इंडस मोटर जो है ना उसका बिजनेस थोड़ा सा रिस्क है पॉलिसी की वजह से, तो इस वजह से मैं लकी सीमेंट को सिलेक्ट करूँगा। बिल्कुल ठीक है। मिज़ान बैंक या फैसल बैंक? मिज़ान बैंक देखें, एक बैंक में ना बैंक चलाने के लिए अगर आपके पास डिपॉजिटर के पैसे हैं ना, लेट से 100 रुपये हैं, तो आपने स्टेट बैंक में सब ने पैसे बराबर जमा कराने। लेकिन जिसके पास ज़्यादा करंट अकाउंट होते हैं जिस बैंक के पास, और लोग उस पर ज़्यादा एतमाद करते हैं, यानी उनकी डिपॉजिट ग्रोथ हो रही होती है, वो ज़्यादा रिटर्न कमाता है। तो मिज़ान बैंक के साइज़ की वजह से बैंकिंग सेक्टर में जितना बड़ा बैंक होगा ना उतना उसका फ़ायदा है। उतना ज़्यादा लोग कहेंगे कि अरे इसकी तो ATM हर गली में है, मैं इसी में अकाउंट खुलवा लेता हूँ, करंट अकाउंट भी है, खैर है, ATM करीब है, ब्रांच हर जगह है, तो उससे बैंक को बहुत फ़ायदा होता है। सही। OGDC या मारी एनर्जीज़? मारी एनर्जीज एवरग्रीन है, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसकी फील्ड बहुत अच्छी है, वो आगे भी ऐसी रहेगी, आगे ये माइनिंग भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन OGDC एक टर्न अराउंड स्टोरी है, जो मसले मसाइल थे इनके पिछले 10-12 सालों के वो हल हो गए हैं।
तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, तो दोनों अच्छी हैं। बिल्कुल ठीक है जी। एंग्रो फर्टिलाइज़र या मिलेट ट्रैक्टर? दोनों एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये मुश्किल चॉइस है। अच्छा। मिलेट ट्रैक्टर थोड़ी सी बेहतर है। अच्छा जी। फिर है जी साज़गार या होंडा कार? इसमें तो मैं साज़गार कहूँगा, हालांकि दोनों कंपनीज गाड़ियों साज़गार हैवल बना रही है जी। बिल्कुल। और इसका रीज़न ये है, एक तो देखें जो ऑटो इंपोर्ट वाली चीज़ है ना, दोनों पे एक तलवार लटकी हुई है। लेकिन दुनिया में अब ये ट्रेंड है कि जो चाइनीज़ गाड़ी है ना, अगर सेम फीचर्स आप देखें, वो चाइनीज़ गाड़ी तकरीबन 15% सस्ती बन जाती है चाइना में। ठीक जी। तो पाकिस्तान में उसकी प्राइस कम होती है, लोग ज़ाहिर है उसकी तरफ जाएंगे। तो होंडा कार की गाड़ियां हैं थोड़ी सी महंगी। अच्छा जी। और हैवल अब जो है ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा सेल जितनी होंडा की होती है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। और इनका अगर आप पोर्टफोलियो देखें चाइना में हैवल का, तो बहुत अच्छा है, आगे नई नई गाड़ियाँ भी लेकर आ रहे हैं, तो साज़गार बेहतर है। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ सवाल ऐसे जो मैं समझता हूँ, वैसे तो आपके साथ तो बहुत से नशिस्तें होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ बड़े ही ज़रूरी सवाल है। हमारे यहाँ बहुत जल्दी मुनाफा हासिल करने की एक आदत या लत लगी हुई लोगों को। आप क्या समझते हैं कि प्रॉफिट के लिए सब्र कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट है ना, मैं तो बल्कि एक दोस्त है हमारे, वो कहते हैं कि जिस बंदे में सेविंग का डिसिप्लिन या अपनी डाइट को कंट्रोल करने का डिसिप्लिन नहीं है, उसने तो इंसान होने की एक बुनियादी पिलर जो है वही उसमें नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि यू डू नॉट हैव द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस इफ़ यू कैन नॉट सेव, या आप अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये जो लालच है, अगेन ये थोड़ी सी लिंक हो जाती है ट्रेडिंग से। सही। लोग ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि आज कुछ ख़रीदा, आप देखें पिछले सालों में इतना अच्छा प्रॉफिट आया स्टॉक मार्केट में, लेकिन जिसने भी ट्रेडिंग किया उसका ज़्यादातर लोगों का नुकसान हुआ है। आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल देख लें, फोर्ब्स मैगज़ीन में टॉप 400 दुनिया के लोग अगर आप देखेंगे ना, उसमें एक भी ट्रेडर नहीं है। अच्छा जी। पाकिस्तान में भी आप देख लें, पिछले 30-40 सालों में अगर कोई स्टॉक मार्केट का मशहूर फेस है जिसने उससे प्रॉफिट बनाया है, तो वो ट्रेडर नहीं है। सही। तो दुनिया भर में ट्रेडिंग में बहुत कम सक्सेस रेशो होता है, बहुत थोड़े से लोग होते हैं वो जो उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो ये आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कि मैंने जो है सब्र करना है और कंपाउंडिंग करनी है। अच्छा, अब आ जाता है कि 10 साल बाद आप अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? दूसरों को हम सारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रहे हैं और हमारी अपनी ग्रूमिंग। अब मेरे बच्चों को लोग मिलते हैं ना जी, वैसे तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं होते, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं पापा हमें जज किया जाता है। मैं वो इसलिए जज करते हैं कि मैं दूसरों के बच्चों को नसीहत करता हूँ, तो कासिम अली शाह के बच्चे भी ठीक है कि नहीं है, वो बिगड़ गए। तो आपके अपने गोल्स के हैं, ज़ाती गोल्स के हैं, कंपनी के गोल्स के हैं? अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो विजन 2030 है। बहुत हम लोग इस पर मेहनत करते हैं कि 2030 तक पाकिस्तान में 1 मिलियन लोग जो है ना वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। और पिछले 6 महीनों में जैसे हमने थोड़ी सी ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया है, अब बड़ी खुशी होती है ये देख के। कभी अगर कोई इंसान बाहर रिकग्नाइज़ करता भी है तो वो जो है उसकी स्टोरी होती है कि मैंने आपकी यूट्यूब की वीडियो देखी थी और मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। वो ये नहीं कहता कि मैंने आपका कोई पैकेज लिया हुआ है। यानी कि जो हमने सोचा हुआ है कि 99% लोग जो है वो खुद ही अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें और जो 1% लोग हैं उनको हम खुद ट्रेन करें, वो नज़र आता हुआ है। तो एक है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को एक ऐसी जगह पे लेके जाना है पाकिस्तान में कि बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा करें। और ये जो पूरा एक बना हुआ है कि हम लोगों ने जो है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है, यही सबसे अच्छा है, लेकिन असल में स्टॉक मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब लेके जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा फिर जो एक टच है कि जो वॉरेन बफेट ने किया दुनिया में या रे डैलियो ने किया कि एक एवरेज जो रिटर्न आ रहा होता है उससे ज़्यादा कमाना है। सही। वो हम लोगों का टारगेट है कि हर साल हमारा टारगेट होता है कि 8 से 10% जो है ना हम लोग एवरेज से ज़्यादा कमाएं। उसके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। कंपनी में हम लोगों ने पूरी एक, आपको यकीन नहीं होगा, जो 20-20 साल पुराने ब्रोकरेज हाउस है ना, उससे ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग हमारी रिसर्च टीम ऑलरेडी बन गई है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा कंपनी आप डिटेल में रिसर्च करेंगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। ना कि हम जो है वो लोगों से उस तरह बात करें कि आप बताओ आप किस चीज़ को कौन सी चीज़ बढ़ने लगी है। रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करने पर और इन रिसर्च एनालिस्ट के साथ जो रे डैलियो के प्रिंसिपल्स हैं ना वो अप्लाई किए। बिल्कुल सही। अगर आप कोई भी हमारी टीम में जैसे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं ना, अगर कोई अच्छी कंपनी पिक करते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करती है तो एक्स्ट्रा हम लोग उनको फिर बोनसेस भी देते हैं। तो हमने पूरा एक बनाया हुआ है। कोई भी, ये मेरी सोच है कि कोई भी सर्विस सेक्टर की अगर कंपनी होगी ना, अगर आप नंबर 1 कंपनी टू वर्क फॉर बन गए
तो आप अपने कस्टमर्स के लिए भी नंबर 1 कंपनी हो, बहुत आला। क्योंकि सर्विस सेक्टर में तो आपने कुछ नहीं बनाना, जो लोगों की उसमें आदतें हैं, जो जिस तरह का काम कर रहे हैं, वो अगर नंबर 1 होगा तो लोग भी आपके पास आएंगे। तो ये सेकंड गोल है कि हम लोग जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो एवरेज से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इसको हम लोग मज़ीद इम्प्रूव करते रहते हैं। और थर्ड, जो कि शायद 5 सालों के बाद जो 5 साल होंगे आखिरी, उसके लिए वो है जो चीज़ हमने पाकिस्तान में की वही चीज़ पाकिस्तान का फ्लैग जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके इंशाल्लाह, कि जो इन्वेस्टिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो फिर ग्लोबल लेवल पे भी करें इंशाल्लाह। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए जी, अल्लाह आपको बहुत सी कामयाबियाँ दे। और मैं इस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि आपके साथ बार बार नशिस्त होनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। और वो सब के सब जो सुनने वाले हैं वो अपनी फीडबैक कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिएगा कि इस सारे पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा है। बहुत शुक्रिया।